Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज जो मैं आपको कराने वाला हूं ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं लैंग्वेज पेडागोजी, इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी। और बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि इस पर ये वेरी स्पेशल एक पहली महा मैराथन क्लास कही जा सकती है, क्योंकि पेडागोजी को लेकर आपने जो क्लासेस हैं वो देखी होंगी, लेकिन स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी की ये बहुत ही स्पेशल यूनिक क्लास है। और बाकी आपको क्लास को देखने के बाद पता चलेगा, तब आप एनालाइज करेंगे कि वास्तव में क्लास में काफी दम है। मैं तो बस आपसे इतना कहूंगा कि अगर आपने इस क्लास को तैयार कर लिया, ये क्लास तैयार कर ली, तो ना तो आप सीटेट में मात खाएंगे, ना ही आप जो एस्टेट होता है आपका उसमें मात खाएंगे, और ना ही आप यूपी टेट या सुपर टेट में मात खा पाएंगे, या फिर किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हो वहां पर आप मात नहीं खा सकते। डेफिनेटली यू विल क्रैक दैट पोर्शन, बहुत अच्छी तरह से आप उसको क्लियर कर देंगे, बशर्ते आप जो और पार्ट्स हैं उनको भी तैयार करते हुए चले। तो आज आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी तो होने वाली बहुत ही आसान है, बहुत आसान मैं आपके लिए कर दूंगा इसे, और आपको आसानी से समझ भी आएगी। लेकिन समझ तब आती है जब आप उसको एंजॉय करते हैं। तो मेन थिंग ये है कि आपको एंजॉय करना है, आनंद लेना है, और ये नहीं कि आप एक सीरियसली इसको लेकर चले, आप इसको एंटरटेन करेंगे तो उतना अच्छा समझेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, लेकिन उससे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं दोस्तों, वो सब कुछ आपको हमारी ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है, या फिर आप सीधे गूगल पे टाइप कीजिए goswamiclasses.com, वहां पर हमारी साइट आ जाएगी, और साइट पे कॉर्नर में लिंक दिया हुआ है ऐप का, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो वहां पर आपको ये जो पीडीएफ है ये भी अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास, जो कि है लैंग्वेज पेडागोजी को लेकर। ये आप देख रहे होंगे सीटेट, एस्टेट, केवीएस, एनवीएस और अदर टीचिंग एग्जाम्स को लेकर है। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करके हम पहुंचेंगे ऊपर की तरफ। हमारा जो लेवल होगा वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आप देखेंगे, मतलब आई विल टीच एंड यू विल लर्न ईच एंड एवरी कंपोनेंट रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो कोशिश यही रहेगी कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर जिस तरह के पूछे जा सकते हैं उन पर फोकस किया जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज? आप भाषा से क्या समझते हैं? क्या होती है लैंग्वेज? किसको लैंग्वेज कहा जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज? लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज आप जानते हैं कि लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, आपस में बांटते हैं अपने विचारों को। तो दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज, वही तो भाषा कहलाती है। तो देखिए, अगर जो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, तो आप क्या करेंगे, लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज? तो लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है लैंग्वेज? मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग, एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस। तो दैट इज लैंग्वेज, वही तो भाषा है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक मोड है अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को हमें क्या करने का, कम्युनिकेट करने का, एक्सचेंज करने का। अब इसके बाद हाउ डू वी लर्न लैंग्वेज? भाषा को हम कैसे सीखते हैं, कैसे भाषा सीखी जाती है? लैंग्वेज इज लर्नड ग्रेजुअली सिंस चाइल्डहुड। जो लैंग्वेज है दोस्तों वो धीरे धीरे सीखी जाती है। और कहां से शुरुआत हो जाती है, ये भी अच्छा पॉइंट है,
कब से? बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। बचपन से हम भाषा को सीखना चालू कर देते हैं। जो बच्चा जब पैदा होता है तो वो कुछ नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे वो दूसरों को देखता है और जैसा उनके पेरेंट्स के, जैसा बच्चे के पेरेंट्स करते हैं, जैसा सोसाइटी करती है, वो क्या करता है? वो उसको अडॉप्ट करता है, वो उसको इमिटेट करता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इमिटेशन इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो इमिटेशन है दोस्तों, वो भी तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इमिटेशन क्या है? इमिटेशन जस्ट टू कॉपी करना। आप छोटे से बच्चे को, आप बेबी को कभी खिलाइए और देखिए उसकी तरफ को आप क्या करना, उसकी तरफ को जीभ निकालना अपनी, तो वो भी क्या करेगा? थोड़ी देर बाद जब आप उसे प्रैक्टिस करा देंगे, उसको बार बार जीभ निकालेंगे अपनी, तो वो भी जीभ निकालना चालू कर देगा। वो भी तो कर देता है। तो यहां पर वो आपके जेस्चर्स को समझ रहा है, आपकी जो बॉडीली चेंजेस है, बॉडीली एक्सप्रेशंस है, उनको वो गेट कर रहा है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑल्सो। और उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चा बोलना चालू होता है तो वो कुछ शब्द सीखता है। मम्मी पापा उसको बुलवाते रहते हैं, जब तो बोलो मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा से पापा पापा। बच्चा भी बोलना नहीं चालू किया है, लेकिन जब आप उसके दिमाग में वो चीज डालेंगे तो जब वो फर्स्ट टाइम बोलता है, क्योंकि वो ज्यादा अटैचमेंट में किसके होता है? मम्मी और पापा के। तो जनरली इट इज सीन दैट अ चाइल्ड कॉल्स माँ और मदर, मम्मी, वट एवर ही और शी कॉल्स, ठीक है ना? जो भी वो कहता है, तो माँ या पिता को लेकर, ठीक है ना, मदर या फादर को लेकर वो बोलता है। तो इज दैट क्लियर? तो ये आपको क्लियर होगा। When a child is born, does not know any language, but gradually through their parents by imitating them as a start learning language. Imitation से वो सीखना चालू करता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि बचपन में, स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में एक बच्चा कैसे सीखना चालू करता है? तो बाय इमिटेटिंग, ठीक है ना? दिस इज द मेथड ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन के थ्रू। क्लियर है दोस्तों? पॉइंट्स में तैयार करा रहा हूं, और पॉइंट्स में पेडागोजी को किसी ने नहीं पढ़ाया है, तो पॉइंट्स में आपको तैयार कर रहा हूं, वन लाइनर की तरह तैयार करा रहा हूं, और क्वेश्चंस यहीं से बनकर आएंगे। आपको इनको समझते हुए चलना है। और एक चीज जरूर कर लेना, क्लास लंबी है तो बीच में डिस्टरबेंस ना हो, तो इसलिए आप अपना जो स्नैक्स का आइटम है वो भी साथ में लेकर बैठें, ठीक है ना? जो भी आप लेते हैं, और रात को हल्का फुल्का खाते रहें, या फिर दिन में जिस भी टाइम आप देख रहे हैं वीडियो को। और क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड मोड में है तो आप किसी भी समय देख सकते हैं, बट जब भी बैठे तो मैं कहता हूं कि फुर्सत से बैठें और एटलीस्ट वीडियो को कंप्लीट करके ही उठें। ये नहीं कि आधी अब देख ली, आधी तब देख लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं आता। आप जब मन लगाकर एक साथ बैठेंगे ना, मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं, आप भी एक साथ बैठिए, और एक दिन में, केवल एक दिन निकालना है आपको, और आपकी लैंग्वेज पेडागोजी कंप्लीट, ठीक है? तो उस तरह से आप तैयार कीजिए। तो इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे अब हम। Combination of sounds gives us words. Those are arranged meaningfully in order to convey thought, feelings, etc. So we can say that language is systematic. Every language has its own unique system. Each language has three elements: sounds, words, and structure. This is the important point. ये बहुत important point है। The very first point है, ये क्वेश्चन आता है कि क्या लैंग्वेज एक सिस्टम है? Obviously, language is a system, and rather I would call language is a system of systems. Language क्या है? System of systems है, क्योंकि वो क्या है? उसमें पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये चीज चालू कहां से होती है दोस्तों? साउंड, वर्ड्स और स्ट्रक्चर, ये चीज तो आती है, साउंड, वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर, और इसका ग्रामेटिकल पैटर्न भी होता है। तो मतलब पूरा एक आधार खड़ा हुआ होता है। तो लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, इट हैज नो लॉजिकल रिलेशन विद अदर लैंग्वेजेस। क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक लैंग्वेज की है? तो योर आंसर विल बी आर्बिट्रेरी। क्या आर्बिट्रेरी होना लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक है? बिल्कुल है। अब व्हाट यू मीन बाय द टर्म आर्बिट्रेरी? अब आर्बिट्रेरी की बात करें तो ये क्या है? आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए दोस्तों। डॉग, डॉग इंग्लिश वर्ड है डॉग, डीओजी डॉग, ठीक है? और अगर जो हम इसको हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? कुत्ता कहेंगे। हिंदी में कुत्ता, इंग्लिश में डॉग, और संस्कृत में इसको क्या कहा जाएगा? संस्कृत में अगर जो हम इसकी बात करें तो इसको हम बोलेंगे कुकुर, ठीक है? यही तो बोला जाता है। तो ये अलग अलग हो गए। लेकिन अब आपसे, आपका कोई स्टूडेंट या कोई भी आपसे ये कह लेता है
कि सर व्हाई डू वी कॉल कुत्ता इन हिंदी, व्हाई डोंट वी कॉल डॉग इन हिंदी, हम इसको हिंदी में कुत्ता क्यों कहते हैं, मुझे तो डॉग बोलना है हिंदी में। अब क्या इस बात में लॉजिक है, क्या इन दोनों चीजों में कोई लॉजिकल रिलेशन है, नहीं है ना। तो लैंग्वेज के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, डिफरेंट वेज है, तो दैट्स व्हाई, यही तो कारण है लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। लैंग्वेज कैसी है, आर्बिट्रेरी है। क्या है, लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग। क्या लैंग्वेज फिक्स्ड है, नहीं, लैंग्वेज फिक्स्ड नहीं है, लैंग्वेज बदलती रहती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम लैंग्वेज में भी बहुत सारे चेंज आते रहते हैं। आप समय समय पर देखते होंगे जो वर्ड्स हैं इवन उनका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड वी हैव टू चेंज, और हमें वो चीज बदलनी होती है, हमें वो बदलाव करना होता है। तो जो भाषा है वो स्थिर नहीं है, वो एवर चेंजिंग है, वो बदलती रहती है। और कैसे बदलती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के अनुरूप भाषा बदलती रहती है। क्लियर हुआ। इसके बाद साउंड्स शुड बी गिवन देयर ड्यू प्लेस इन स्कीम ऑफ टीचिंग, दे शुड अपीयर इन प्रॉपर एक्सप्रेशंस एंड सेंटेंस स्पोकन विद द इंटोनेशन एंड रिदम विच वुड बी यूज्ड एज ए नेटिव स्पीकर। जो साउंड्स हैं दोस्तों वो अपनी स्कीम में यूज होने चाहिए। कहने का मतलब जो भाषा है, भाषा को जब हम बोले ना तो भाषा की तरह ही बोले, ठीक है ना। उसका इंटोनेशन, उसका रिदम, उसका पैटर्न, वो सब हमें यूज करना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल ये देता हूं कि एक व्यक्ति आता है, कोई भी पर्सन आता है, वो आपके सामने ये कहता है तुम्हें पता है सामने वाली जो अम्मा जी है ना, अम्मा जी वो मर गई, उनकी डेथ हो गई। अब उसके एक्सप्रेशन को देख के मतलब बात तो ये किसकी कर रहा है, डेथ की कर रहा है, और इसका वे ऑफ स्पीकिंग क्या है, ह्यूमरस है, पूरा हास्य से भरा हुआ है। सो देयर मस्ट बी द पैटर्न ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका होना चाहिए। यू नो दैट लेडी शी इज पास्ड अवे, देयर मस्ट बी द चेंजिंग ऑफ स्टाइल, आपका जेस्टर, आपका वे ऑफ स्पीकिंग, आपका इंटोनेशन पैटर्न, तो वो सब कुछ होना चाहिए। आप कहने को तो मैच जीत गए, पता आप आते हैं मैच जीत गए भैया, अब मैच जीत गए भैया ये क्या हुआ भाई, ये बोलने का तरीका कोई हुआ। कहने का मतलब एज पर द सिचुएशन, एज पर द डिमांड यू हैव टू स्पीक। आपको उस परिस्थिति के अनुसार उस सिचुएशन को देखकर आपको बोलना है, ऐसे नहीं बोलना। तो आपको इंटोनेशन, रिदम, पैटर्न, इन सभी को ध्यान में रखना होगा, स्केल और टोन को ध्यान में रखना होगा। जस्ट लाइक म्यूजिक, जैसे म्यूजिक में होता है ना, वो उतार चढ़ाव होता है, अप एंड डाउन स्केल होता है। आप कभी म्यूजिक भी चलाते हैं तो आपने देखा होगा उस रिदम को, उस म्यूजिक को। तो इन द सेम वे दैट इज द इंटोनेशन पैटर्न इन इंग्लिश, दैट इज चेंज्ड, समटाइम्स गोज हाई एंड समटाइम्स कम्स लो। दिस इज आल्सो द एग्जांपल। यू नो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी मैंने आपको बताया जिस वे में, वो भी तो एग्जांपल इंटोनेशन का ही है। तो दैट इज कॉल्ड इंटोनेशन। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखो लैंग्वेज पेडागॉजी पर ये तो हमारी मैराथन क्लास है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने अभी ये फैसला लिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज पेडागॉजी की कंटिन्यूअस क्लासेस मैं आपको देता रहूंगा। ये तो मतलब इसमें ही ये तो गागर में सागर है, ये मान के चलो, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको पूरी तैयारी कराता रहूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एप्लीकेशन जो है हमारी उसको डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन, और प्लेंटी ऑफ स्टडी मटेरियल यू विल गेट देयर। और इसके साथ साथ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको भी जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ। इमिटेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्निंग, ये मैं आपको बता चुका हूं इमिटेशन क्या होती है। तो इमिटेशन क्या है, इमिटेशन एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है किसका, लैंग्वेज ऑफ टीचिंग का। नो लर्नर बाय हिमसेल्फ एवर इन्वेंटेड लैंग्वेज, गुड स्पीच इज द रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग गुड मॉडल्स। किसी भी लर्नर ने अपने आप नहीं सीखा। दोस्तों कहां से आती चीजें, इमिटेशन से आती है, इमिटेशन से आती है, कॉपी कर कर आती हैं। तो गुड स्पीच तो किसका रिजल्ट होती है, इमिटेशन का रिजल्ट होती है। आप सोचें कि आप एक अच्छे स्पीकर हैं, ऑब्वियसली यू माइट बी, हो सकते हैं आप,
यू मे बी, हो सकते हैं, लेकिन आपने ये जो पैटर्न आपको लगता है कि आपने खुद डेवलप किया, नहीं, आपने किसी को सुना होगा, पहले कहीं ना कहीं सुना होगा, बोलते हुए सुना होगा, टेलीविजन पर सुना होगा, कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, और वो आइडियाज कॉपी आपने कर लिए, वो पैटर्न आपने कॉपी कर लिया, और वही तो इमिटेशन है। और जिस व्यक्ति को आपने कॉपी किया उसने भी कहीं ना कहीं से कॉपी किया होगा। तो दिस इज जनरेशन टू जनरेशन। तो ये तो क्लियर हुआ, तो इमिटेशन आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद आप देखिए, न्यू पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रैक्टिस्ड विद वोकैबुलरी दैट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो। अब ये पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिए, और ये आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन के रूप में आएगा कि जो न्यू पैटर्न ऑफ लैंग्वेज के, उनको किस तरह से मतलब कैसे बताना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए बच्चों को। तो सबसे पहली चीज ये है, प्रैक्टिस्ड विद वोकैब सेशन, ठीक है ना, दैट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो। उनको हमें लेना चाहिए कहां से, वोकैबुलरी पार्ट से लेना चाहिए, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं। अब आप देखिए, आप टीचर होंगे तो आप जब चैप्टर पढ़ाते होंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप बच्चों से वर्ड मीनिंग डिस्कस करते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड भी और उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड भी, और उन वोकैब का जो मीनिंग है वो बच्चे बताते हैं, आंसर देते हैं, अपना रेस्पॉन्स देते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी और बच्चों का जो टास्क है वो दोनों चीज हो जाती है इसमें। तो जो न्यू पैटर्न ऑफ लैंग्वेज है वो भी कैसे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, न्यू पैटर्न ऑफ लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, प्रैक्टिस कराना चाहिए, किससे, वोकैब पार्ट से, और वो वोकैब जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, जिससे वो उसको एंजॉय कर सके, उसको मतलब अच्छी तरह से समझ भी सके। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए, प्रोफेसर किटसन सेज, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसका स्टेटमेंट है, ठीक है, किसका स्टेटमेंट है ये, लर्निंग टू स्पीक अ लैंग्वेज इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग टू रीड एंड राइट इट। प्रोफेसर किटसन कहते हैं जो लर्निंग है, किस चीज का, लर्निंग टू स्पीक लैंग्वेज, भाषा को बोलने का, बोलना सीखना, जो भाषा को बोलना सीखना है, इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट रोड, वो बहुत ही एक छोटा सा रास्ता है, टू लर्निंग टू रीड एंड राइट, किसका, लिखने का, पढ़ने का और लिखने का, ठीक है। अगर जो आपने बोलना सीख लिया तो आप उस चीज को पढ़ भी सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। और बच्चा सबसे पहले इमिटेशन जो मेथड से क्या चीज, क्या वो पहले सीधे पढ़ना सीख जाता है, क्या वो पहले लिखना सीख जाता है, नहीं, सबसे पहले वो लिसन करता है, सुनता है, उस चीज को देखता है, फील करता है, एंड देन ही स्पीक्स, और वो बोलता है। और सेम सिस्टम इज अप्लाइड इन टर्म ऑफ लैंग्वेज। आई होप कितना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर दी 4 फंडामेंटल स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। क्या पॉइंट है दोस्तों, कि व्हाट आर द 4 फंडामेंटल स्किल्स, 4 फंडामेंटल स्किल्स कौन सी हैं। पॉइंट है हमारा, जो 4 फंडामेंटल स्किल्स हैं वो कौन सी हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सबसे पहली, द वेरी फर्स्ट कम्स लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग। जो मैंने अभी आपको बताया था, आप नहीं सुनेंगे तो आप चीजों को नहीं गेट करेंगे, और नहीं गेट करेंगे तो जब सुनेंगे ही नहीं ढंग से तो सीखेंगे कैसे। अब सपोज करो अब आप क्लास देख रहे हैं, ठीक है ना, क्लास देखते समय आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है, हो सकता है घर में कोई डिस्टर्ब कर दे, या फिर कोई आ जाए, या फिर आप केवल आपने लगा लिया और सोच कहीं और रहे हैं, ठीक है ना, आपने हेडफोन तो लगा लिया है लेकिन आपका माइंड कहीं दूसरी ही दुनिया में चला गया, कहीं और चला गया, तो इसका मतलब आप सुन नहीं रहे, और जब सुन नहीं रहे तो समझेंगे कहां से। तो पहला जो स्टेप है वो है आपको लिसन करना, अच्छी तरह से सुनना आना चाहिए। तो लिसनिंग, ठीक है ना, विद अंडरस्टैंडिंग, ये पॉइंट मैंने इसी वजह से स्पेशल लिखा है यहां पर, लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के साथ लिसन करना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, पढ़ना, एंड राइटिंग, दीज आर द 4 फंडामेंटल्स। इज दैट क्लियर, ये क्लियर हुआ ना दोस्तों। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर द 4 फंडामेंटल स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर प्राइमरी स्किल्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट आर द प्राइमरी स्किल्स, सबसे प्राइमरी स्किल्स क्या है। तो योर आंसर विल बी लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो आपका आंसर क्या होगा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। क्लियर हुआ, लिसनिंग एंड स्पीकिंग होगा। इसके बाद
while रीडिंग एंड राइटिंग आर द सेकेंडरी स्किल्स, और सेकेंडरी स्किल्स कौन सी है हमारी, रीडिंग और राइटिंग है। सेकेंडरी स्किल्स कौन सी आ जाती हैं, रीडिंग और राइटिंग आ जाती हैं। रीडिंग और राइटिंग हमारी सेकेंडरी स्किल्स हैं। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रीडिंग एंड राइटिंग आर रेनफोर्समेंट स्किल्स। रीडिंग और राइटिंग कैसी स्किल्स है, रेनफोर्समेंट स्किल्स है। रीडिंग और राइटिंग कैसी स्किल्स है, रेनफोर्समेंट स्किल्स है। सपोज करो एक बच्चा है, ठीक है ना, बच्चे को आपने पढ़ने के लिए दिया कुछ कि बेटा इस चैप्टर को पढ़ो, ठीक है, आप बच्चे ने पढ़ दिया उसको और बच्चे ने अच्छा पढ़ा, तो आप क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट स्किल को अप्लाई करेंगे, यानी कि बच्चे को मोटिवेट करेंगे, बच्चे को एनकरेज करेंगे, उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छे वर्ड्स का यूज करेंगे, ब्रावो, कीप इट अप, ठीक है ना। इस तरह से ये जो रीडिंग और राइटिंग में भी हम ऐसे ही करते हैं। राइटिंग किसी बच्चे की अच्छी है तो उसको कॉम्प्लीमेंट जरूर देना चाहिए। और दोस्तों ऐसा नहीं कि आज राइटिंग अच्छी लिखी और उसको आप 4 दिन बाद बच्चे को बता रहे हैं कि बेटा तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, नहीं, इमीडिएट रेनफोर्समेंट मस्ट बी अप्लाइड, इमीडिएट होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना पॉइंट, इमीडिएट रेनफोर्समेंट होना चाहिए। द रेनफोर्स व्हाट हैज बीन लर्न्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, इतना क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। Vocabulary and structures should be reintroduced in subsequent units whenever logical or possible. This is spiral approach. ये बहुत एक यूनिक क्वेश्चन आ जाता है कि what is spiral approach? स्पाइरल अप्रोच क्या है? आपने स्पाइरल बाइंडिंग तो सुनी होगी, बट ये स्पाइरल अप्रोच है। क्या है ये? स्पाइरल अप्रोच। इसमें क्या होता है, वोकेबुलरी और जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, उसको रीइंट्रोड्यूस भी करना चाहिए, उसको रीइंट्रोड्यूस भी करना चाहिए, और जनरली टीचर्स करते भी हैं, ठीक है ना, उसको रीइंट्रोड्यूस करते हैं टीचर्स, तो वही करना चाहिए। एंड दिस मेथड, क्या मेथड, रीइंट्रोड्यूस्ड ऑफ वोकेबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन सब्सिक्वेंट यूनिट्स, ठीक है ना, वेयरएवर इट इज नेसेसरी, इट इज कॉल्ड स्पाइरल अप्रोच। ये स्पाइरल अप्रोच कहलाती है। समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। करेक्शंस शुड बी मेड इन सच अ वे as will bring about learning and not frustration और discouragement। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब टीचर बच्चे को पढ़ा रहा होता है, क्लास में पढ़ा रही होती है जो टीचर है, तो उस समय एक बच्चा गलती कर देता है। जब बच्चा गलती कर देता है तो वहां पर उसको क्या करना चाहिए, जो उसका करेक्शन किया है, टीचर ने करेक्शन कर दिया, उसको करेक्शन किया, करेक्शन को उसको प्यार से समझाना चाहिए, बच्चे के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। बच्चा बहुत मतलब गलतियां कर रहा है तो बच्चे को मतलब बहुत बैडली उसको ट्रीट करना चाहिए। किस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि बच्चे को पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट कर देना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? अगर बच्चा यहां पर कोई गलती कर रहा है और उसमें आप करेक्शन कर रहे हैं, बच्चे को करेक्ट कर रहे हैं, तो उस समय बच्चे के सामने ऐसे वर्ड्स का यूज ना करें, या फिर उसे इस तरह से एंगरली इतना ट्रीट ना करें कि बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाए, ठीक है ना। फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए बच्चे को यह लगना चाहिए कि टीचर ने हमें बताया कि ये चीज करेक्ट करनी है, उसको करेक्ट कर ले, बड़े प्यार से कर ले और खुशी खुशी करे, आपकी बात को माने, तभी तो आप अच्छे टीचर कहलाएंगे। आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते अगर जो आप बच्चे को पनिशमेंट दे रहे हैं, ठीक है, आपने दंड दे दिया बच्चे को, फिजिकली पनिश कर दिया आपने बच्चे को, और मेंटली पनिशमेंट क्या होता है, जब आप बच्चे से कुछ गलत बोलते हैं, उसके बारे में गलत बोलते हैं, और कोई टीचर्स तो ऐसे कर देते हैं, कुछ टीचर्स तो वो यहां तक कि बच्चे के परिवार तक के विषय में बोल देते हैं कि तुम्हारे घर में ही ऐसा होगा, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है, तुम्हें घर पे कुछ सीखते नहीं हो, पड़ोसी ऐसे ही माहौल में रहते होंगे। सो दीज आर वेरी बैड वर्ड्स यूज्ड बाय टीचर्स। तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और जब बच्चा ऐसी चीजें सुनेगा तो इसका मतलब आप उसको मेंटली पनिशमेंट दे रहे हैं, मेंटली पनिश कर रहे हैं। तो बच्चा जब ऐसी चीज सुनेगा, एक स्टूडेंट, तो वो फ्रस्ट्रेटेड ही होगा। तो आपको उसको फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, बट बल्कि ट्रीट विद लव करना है और उसको एक लेसन देना है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के पॉइंट्स आपके पेडागॉजी में पूछे जाते हैं।
द एक्शन ऑफ स्ट्रेंथनिंग और एनकरेजिंग इज नोन एज रेनफोर्समेंट। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि रेनफोर्समेंट क्या है, जो एक एक्शन होता है, एक तरीका होता है बच्चे को एनकरेज करने का, उसको मोटिवेट करने का, उसको स्ट्रेंथनिंग करने का, दैट इज कॉल्ड रेनफोर्समेंट। इसके बाद आप देखिए, अ लैंग्वेज इज बेस्ट लर्न व्हेन इट नीड्स इफेक्ट इन एवरीडे सिचुएशन। लैंग्वेज को अच्छी तरह कब समझा जाता है, कब अच्छी तरह समझा जाता है, जब उसकी हमें जरूरत पड़ने लगे। कहां? अपनी हर दिन की सिचुएशंस में। और कहने का मतलब जो भी हम हमारी सिचुएशन, मतलब जो भी हमारी परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग हम भाषा को सीखते हैं या सिखाते हैं तो वो बहुत जल्दी आती है। तो वो सिचुएशन बेस्ड होनी चाहिए। इतना क्लियर हुआ? इंग्लिश शुड बी प्रैक्टिस्ड इन एवरीडे सिचुएशंस विद विच चिल्ड्रन कैन इजीली आइडेंटिफाई। जो हर दिन की जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग उनको बताना चाहिए, जैसा वो करते हैं, जो उनके काम में होता है, मतलब उनके परिवार में, उनके घर में, या फिर सोसाइटी में, स्कूल में, जो भी वो एक्शंस करते हैं उनसे रिलेटेड। और यही कारण है, आपने देखा होगा, जब बच्चे को हम लैंग्वेज सिखाते हैं तो सबसे पहले तो खुद के बारे में बताते हैं, उनकी फैमिली के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद डेली रूटीन भी उनको कराया जाता है। तो धीरे धीरे बच्चा बढ़ता चला जाता है और उनको उन वर्ड्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो उनके फैमिलियर होते हैं। इज दैट क्लियर? इमीडिएट रेनफोर्समेंट इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ये वही चीज आ गई जो मैंने आपको बताई थी, जो इमीडिएट रेनफोर्समेंट देते हैं वो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट रेनफोर्समेंट ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्सेज हेल्प्स इन बेटर लर्निंग। अगर जो हम रेनफोर्समेंट करते हैं करेक्ट रेस्पॉन्सेज का, तो इसमें जो बेटर लर्निंग है उसमें ये हेल्प करता है। आगे देखिए, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, बिक्स। ये जो क्वेश्चन है ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिक्स। बिक्स की फुल फॉर्म क्या है, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बिक्स। बिक्स से आप क्या समझते हैं? तो आपका आंसर होगा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, स्किल्स, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स इज नोन एज बिक्स। इसको किसके नाम से जाना जाता है? बिक्स के नाम से जाना जाता है। इज डिफाइंड ब्रॉडली एज दोज स्किल्स which one needs in order to communicate effectively with another person or a group of people। ये वो स्किल होती हैं जब आप अपने आप को बहुत इफेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं एक ग्रुप के सामने या दूसरे व्यक्ति, किसी व्यक्ति के सामने, जब आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन देना होता है। तो ये वो स्किल्स होती हैं, किसके कैटेगरी में आती हैं? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कुल मिलाकर इसके ट्रिक में ये समझिए, ट्रिक में इतना समझ लेना कि इंटरपर्सनल मतलब खुद पर्सनली आपको अच्छा पेश आना है। इसी से आपका ये पूरा का पूरा जो ये है स्टेटमेंट, ये जो पॉइंट है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखिए, एक्टिव लिसनिंग प्रोवाइड्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू अस। व्हाट डज एक्टिव लिसनिंग प्रोवाइड अस? एक्टिव लिसनिंग हमें क्या प्रोवाइड करती है? तो आपका आंसर होगा लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये वही बात आ रही है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बी ए गुड लिसनर। अगर आप किसी भी भाषा को, किसी भी चीज को समझना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। बिना अच्छा लिसनर बने हुए आप अच्छे लिसनर नहीं बन रहे हैं। बिना अच्छे लिसनर बने हुए आप कैसे कर पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे और कैसे चीजों को समझ पाएंगे? वही चीज मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि आप इस क्लास को ही सपोज करो, इस क्लास को ही आप ध्यान से नहीं सुनते, आपने सुन लिया लेकिन माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कहीं दूर चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं आने वाला, फिर दिस क्लास विल बी गुड फॉर नथिंग फॉर यू। बट अगर आप इसको अच्छी तरह से लिसन करेंगे तो मैं कहता हूं कि ये क्लास आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि ये स्पेशल क्लास मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके ये स्टडी मटेरियल तैयार किया है आपके लिए, और बहुत ही मतलब यूनिक मटेरियल है। और किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप लैंग्वेज पेडागोजी में आपका बेड़ा पार हो जाएगा अगर तो आपने इस क्लास को ढंग से तैयार कर लिया। ओवर कॉम्प्लिकेटेड, अनफैमिलियर और टेक्निकल टर्म्स आर नोन एज जार्गन्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जार्गन्स क्या होते हैं, किसको जार्गन्स कहा जाता है। भाषा में, लैंग्वेज में जार्गन्स को भी यूज किया जाता है। अब आप स्टार्टिंग में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं, और वहां पर आप टेक्निकली वर्ड्स का यूज कर लेते हैं, वो वर्ड्स जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो टेक्निकल। दोस्तों कैमरे में थोड़ा सा इशू आ गया है, लेकिन मेन पर्पस है क्लास को कंटिन्यू रखना, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आपकी क्लास को रिकॉर्डिंग मोड पर मैं कंटिन्यू करूंगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड से मैराथन को हम चालू रखेंगे, क्योंकि मैराथन नहीं रुकनी चाहिए। और ये मैराथन तो आपके लिए वैसे भी बहुत ही स्पेशल है। अगर आपने इसे तैयार कर लिया तो आप लैंग्वेज पेडागॉजी में, जो इंग्लिश लैंग्वेज पेडागॉजी आपकी, उसमें मात नहीं खा सकते हैं। चाहे वो सीटेट हो, KVS हो, NVS हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पेडागॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव एकेडमी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी CALP is an instructional model designed to increase achievement of English language students। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CALP CALP। CALP की फुल फॉर्म क्या है? तो आपका आंसर होगा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये जो CALP की फुल फॉर्म है, और इसको जो डिज़ाइन किया गया है दोस्तों, वो किस लिए डिज़ाइन किया गया है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस लिए CALP को डिज़ाइन किया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा टू इंक्रीज अचीवमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स। जो इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स हैं उनके अचीवमेंट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना, जो इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स हैं उनके अचीवमेंट को इंक्रीज करने के लिए। इसके बाद आगे देखिए, इट इन्वॉल्व्स लैंग्वेज ऑफ लर्निंग। ये इसमें क्या चीज़ होती है दोस्तों? लैंग्वेज ऑफ लर्निंग होती है विच एनेबल्स चिल्ड्रन टू प्रॉब्लम सॉल्व, हाइपोथेसाइज, इमेजिन, रीजन एंड प्रोजेक्ट इनटू सिचुएशन विद विच दे हैव नो पर्सनल एक्सपीरियंस। इसका पर्पस क्या होता है दोस्तों? ये लैंग्वेज ऑफ लर्निंग का काम करता है, और इसके साथ साथ चिल्ड्रन को जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उस चीज़ के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये इनेबल करता है। और इसके साथ साथ वो सिचुएशंस को इमेजिन करना, रीजन्स में जाना, और इसके साथ साथ इसका जो मेन मोटो होता है दोस्तों, ये कॉग्निटिव एकेडमी को इस रूप में डिज़ाइन किया गया है कि ऐसी चीज़ें जिनसे जो बच्चे हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं हैं, जिससे वो अवेयर नहीं हैं, और उस चीज़ को वो फाइंड आउट करते हैं किसमें? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंतर्गत। तो इसको डिज़ाइन ही इसी पर्पस से किया गया है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि व्हाट आर द 5 फेजेस ऑफ काला। काला के 5 फेजेस कौन कौन से हैं? अब काला क्या है इसको भी जानना चाहिए आपको। काला मतलब कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज लर्निंग अप्रोच। काला किसी ये व्यक्ति का नाम नहीं कि कोई व्यक्ति काले रंग का, तो हमने कह दिया काला। तो ये है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज लर्निंग अप्रोच। और इनके 5 फेजेस कौन से हैं काला के? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, सेल्फ इवोल्यूशन एंड एक्सपेंशन। एक तो आप इस तरह याद रख लेना, P3SE2। P3SE2 इस शॉर्ट फॉर्म से इसको आप तैयार कर सकते हैं। P3S का मतलब 3 बार तो आपका P आ गया, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, उसके बाद सेल्फ एवोल्यूशन एंड एक्सपेंशन। तो सेल्फ एवोल्यूशन एंड एक्सपेंशन, एवोल्यूशन एंड एक्सपेंशन, इस तरह से इनको याद रखना, तो E2 हो गया। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन लैंग्वेज टुडे, इट हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज ग्लोबल लैंग्वेज, द लिंग्वा फ्रैंका। क्वेश्चन कम्स दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिंग्वा फ्रैंका किस भाषा को कहा जाता है? विच लैंग्वेज इज नोन एज लिंग्वा फ्रैंका। कौन सी लैंग्वेज है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? द लिंग्वा फ्रैंका के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर होगा इंग्लिश लैंग्वेज को। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है आप सबसे ज़्यादा बोली जाती है आज के परिवेश में, अगर जो हम देखें तो। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रैंका ऑफ द मॉडर्न एरा करेंटली द लैंग्वेज मोस्ट ऑफन टॉट एज सेकेंड लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड।
और ये एक ऐसी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, जो वर्ल्ड में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अधिकतर पढ़ाई जाती है। एन एलिमेंट्री स्कूल एज इज ब्रिलियंट टाइम टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी एज जो है वो बेस्ट एज है, कौन सी एज बेस्ट एज मानी जाती है, कौन सा टाइम ब्रिलियंट टाइम माना जाता है, किस चीज के लिए, सेकंड लैंग्वेज के लिए। ठीक है ना, कौन सा एज होता है वो, तो ये एलिमेंट्री एज होती है और जो होती है 6 to 13 ईयर्स की, 6 से 13 साल की जो एज मानी जाती है वो बेस्ट एज मानी जाती है सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए, कि जो बच्चा है वो 6 से 13 साल के बीच में जो दूसरी भाषा होती है उसको आसानी से सीख सकता है। और ऐसा कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण ये है कि चिल्ड्रन हैव अ गुड ब्रेन कंडीशन टू रिसीव समथिंग न्यू, क्योंकि इस समय जो बच्चे होते हैं वो मदर टंग के अलावा जो है ना दूसरी जो उनकी लैंग्वेज होती है उसको सीखने के लिए, उनको आसानी से सीखने के लिए उनकी जो ब्रेन की कंडीशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। The junior level is the lower secondary stage consisting of class 6th, 7th, 8th. During this level, chief aim of English is a language development. दोस्तों जो जूनियर लेवल होता है वो लोअर सेकेंडरी स्टेज होता है, इसमें 6th क्लास आती है, 7th आती है और 8th स्टैंडर्ड आता है। और इस लेवल में जो होता है हम देखते हैं चीफ एम जो होता है, जो मुख्य एम होता है इंग्लिश का, वो होता है लैंग्वेज का डेवलपमेंट। क्या होता है दोस्तों, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। अब ये चीज़ क्लियर हुई। पहले मैंने आपको बताया कि जो बेस्ट टाइम है सेकंड लैंग्वेज को सीखने का वो आप देख रहे होंगे वो 6 to 13 ईयर्स है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा जूनियर लेवल आ जाता है इसमें क्लास 6, 7 और 8th स्टैंडर्ड को इन्वॉल्व किया गया है। इस समय क्या होता है दोस्तों, इसमें जो मेन जो एम होता है वो ये होता है इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सीनियर लेवल इज कंसीडर्ड फ्रॉम लेवल 9th to 12th. This stage is presumed that the learners must have achieved primary or basic knowledge of language. Senior level requires to be cautious to collect all the necessary components of learning. देखो आपने देखा भी प्राइमरी लेवल पे और जूनियर लेवल पे बच्चों ने काफ़ी कुछ सीख लिया, और जो सीनियर लेवल आता है, सीनियर लेवल में 9th से 12th स्टैंडर्ड तक आता है। और ये जो स्टेज है इसको ऐसे माना जाता है कि जो बच्चे हैं, मतलब जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब उनका जो डेवलपमेंट हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज का उसको वो और स्प्रेड कर रहे हैं, उसको वो और ज़्यादा डेवलप मतलब और ज़्यादा उसको ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है कि किसने कहा था वी नो इट अ गुड डील एंड वी हैव पीपल हु कैन टीच इट। वी नो इट अ गुड डील, हमें पता है, इसको अच्छी तरह से हम जानते हैं और हमारे जो लोग हैं वो इसको अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। हमारे लोग का मतलब वी हेयर रेफर टू इंडियन पीपल, ठीक है ना, इंडियंस के लिए कहा गया है। और किसने कहा कि हम इस भाषा को अच्छी तरह जानते हैं और हमारे अपने लोग इसे सिखा सकते हैं। और किस भाषा की बात की जा रही है, यहाँ पर जो लैंग्वेज की बात की जा रही है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। और दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय पीटी नेहरू। और दोस्तों ये जो स्टेटमेंट था किसके द्वारा दिया गया था, पंडित नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो इतना याद रख लेना, हिंदी में याद रख लेना कि पंडित नेहरू का मानना था कि इंग्लिश भाषा को सिखाने के लिए हमें अंग्रेजों की जरूरत नहीं है, हम खुद ही इंग्लिश भाषा को अच्छी तरह से दूसरों को सिखा सकते हैं। तो क्लियर हुआ दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और इसके साथ साथ हमारी जो ऐप है उसको भी डाउनलोड ज़रूर कर लेना और वहाँ से आप इस PDF को भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग इज अ कोऑपरेटिव टेक्निक that allows for student pairs to participate in a dialogue about text. Partners take turns reading and asking questions of each other, receiving immediate feedback. Such a model allows for students to use important techniques such as clarifying, questioning, predicting and summarizing.
दोस्तों अगर जो ये दे दिया आपको डैश इज अ कोऑपरेटिव टेक्निक और इसके बाद पूरा ये स्टेटमेंट दे दिया, तो योर आंसर विल बी रेसिप्रोकल टीचिंग। आपका आंसर क्या होगा? रेसिप्रोकल टीचिंग। अब ये रेसिप्रोकल टीचिंग होती क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ये कोऑपरेटिव टेक्निक होती है। कोऑपरेटिव से आप समझ ही रहे होंगे कि कोऑपरेट करना यानी कि एक दूसरे को साथ देना, एक दूसरे का सहयोग करना। तो ये जो टेक्निक होती है ये स्टूडेंट्स को अलाउ करती है कि वो पेयर में काम करें, ठीक है ना। पेयर, उनके पेयर्स बांटे जाते हैं और यहाँ पर क्या है, जो पार्टनर्स हैं वो रीडिंग का टर्न करते हैं। आपने देखा होगा जब आप क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे जो है ना कभी किसी का नंबर आता है, कभी किसी का नंबर आता है रीडिंग का, इस तरह से, और फिर क्वेश्चनिंग भी उस पर होती है और उसका इमीडिएट फीडबैक भी दिया जाता है। तो ऐसा जो मॉडल प्रेजेंट किया जाता है जिसमें क्लैरिफिकेशन होता है, जिसमें क्वेश्चनिंग होती है, जिसमें प्रेडिक्टिंग और समराइजिंग होती है, दिस स्टाइल ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड रेसिप्रोकल टीचिंग। इज दैट क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं रैली टेबल की। अब रैली टेबल क्या है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रैली टेबल इज अनोदर प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये भी याद रख लेना, इट इज अनोदर प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग या फिर इट इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का ये एक दूसरा प्रोसीजर है जिसको रैली टेबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। रैली टेबल ये वन टाइम है, ये 2 बार लिख गया है तो इसको वन टाइम आप कर लेना। रैली टेबल क्या है दोस्तों, आप देखिए यहां पर जो ये रैली टेबल है, रैली टेबल एक अनोदर प्रोसेस है कोऑपरेटिव लर्निंग का। इन दिस प्रोसेस द क्लास और द स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। इस प्रोसेस में जो क्लास है या स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। दिस इज डन टू एनकरेज ग्रुप लर्निंग। ये किस चीज के लिए के लिए किया जाता है? ग्रुप लर्निंग को एनकरेज करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए। टीम बिल्डिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, इसके साथ साथ टीम बिल्डिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए इसको यूज किया जाता है। किसको? रैली टेबल को। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अ लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम लैक अप्रोच इज वन दैट इंटीग्रेट्स, कोरिलेट्स लैंग्वेज लर्निंग एंड कंटेंट लर्निंग। दोस्तों ये चीज याद रखना, लैंग्वेज अक्रॉस दी क्यूरिकुलम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LAC, लैक। लैक का पूरा मतलब क्या है? लैक स्टैंड्स फॉर, अगर जो क्वेश्चन आता है कि लैक स्टैंड्स फॉर, योर आंसर विल बी अ लैंग्वेज अक्रॉस दी क्यूरिकुलम। इज दैट क्लियर? ये एक अप्रोच है। क्या है ये? एक अप्रोच है जिसमें कोरिलेट हमें देखने को मिलता है। कोरिलेट मतलब आपस में संबंध देखने को मिलता है। किसका? लैंग्वेज लर्निंग का और कंटेंट लर्निंग का। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों चीजें अलग अलग है दोस्तों। एक तो लैंग्वेज लर्निंग और दूसरा कंटेंट लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग तो आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं और दूसरा कंटेंट, जो उसमें लैंग्वेज में आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप तैयार कर रहे हैं, किसी टेक्स्ट को तैयार कर रहे हैं, किसी चैप्टर को तैयार कर रहे हैं, पोएट्री की किसी लेसन को किसी पोएम को तैयार कर रहे हैं, प्रोज के किसी चैप्टर या एसे को तैयार कर रहे हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ कंटेंट। और लैंग्वेज लर्निंग, जो लैंग्वेज को आप लर्न करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम है, ये को रिलेट करता है किसको? लैंग्वेज लर्निंग को और कंटेंट लर्निंग को, और उसको प्रैक्टिकली वो जोड़ देता है बाहरी चीजों से। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टीचर शुड ऑर्गेनाइज द क्लासरूम अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेटिव सिचुएशंस। हाउ शुड अ टीचर ऑर्गेनाइज द क्लासरूम? ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, टीचर को क्लासरूम को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए? तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेटिव सिचुएशंस, कम्युनिकेटिव सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इसको क्लासरूम को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए? कम्युनिकेटिव सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? कम्युनिकेटिव सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। दोस्तों क्लास लंबी है क्योंकि मैराथन है, आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, बोरियत के साथ नहीं पढ़ना। अगर जो आप इसको एंजॉय करेंगे, दिल और दिमाग से पढ़ेंगे, तो मैं कहता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगने वाली है और एक ऐसी क्लास है दैट कैन चेंज योर फ्यूचर एंड बिल्ड योर फ्यूचर ऑल्सो। दोस्तों एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहां तो ये मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चंस की भरमार है जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैं ये कहता हूं कि 90% क्वेश्चंस आपको इसी मैराथन से मिलने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह के हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के दिया जा सकता है लेकिन होगा इनमें से ही।
तो आप अगर जो इस मैराथन को तैयार कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी पर आपकी बहुत अच्छी खासी पकड़ हो गई है। तो टीचर को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए क्लासरूम को? अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेटिव सिचुएशंस के अकॉर्डिंग करना चाहिए। रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर एक्यूरेसी इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एन इंटेंसिव रीडिंग? इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? तो आप ये चीज दिमाग में बिठाना, रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर एक्यूरेसी। किस चीज के लिए? एक्यूरेसी के लिए। केवल इसमें जो इंटेंसिव रीडिंग होती है इसमें रीडर का मेन पर्पस क्या होता है? एक्यूरेसी को गेन करना। तो रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के लिए, नॉट फॉर फ्लुएंसी, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्यूरेसी हेयर। तो एक्यूरेसी को के लिए टेक्स्ट को रीड करना, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। इट इज डन विद द क्लोज गाइडेंस ऑफ द टीचर। ये टीचर के क्लोज गाइडेंस के साथ की जाती है। इट फोर्सेस द लर्नर्स टू पे मोर अटेंशन टू द टेक्स्ट। इसमें लर्नर को ये कहा जाता है कि वो टेक्स्ट पे ज़्यादा अटेंशन करे, टेक्स्ट पे ज़्यादा ध्यान दे। ऑन दी अदर हैंड, व्हाट इज एन एक्सटेंसिव रीडिंग? एक तरफ तो इंटेंसिव रीडिंग है और दूसरी तरफ कौन सी रीडिंग है? एक्सटेंसिव रीडिंग। अब एक्सटेंसिव क्या है? एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर फ्लुएंसी। एक तरफ तो क्या है आपका? एक तरफ तो आप जो पढ़ रहे हैं वो एक्यूरेसी के लिए पढ़ रहे हैं। आप देखिए यहां पर एक्यूरेसी किस लिए पढ़ रहे हैं? एक्यूरेसी के लिए। और दूसरी तरफ आप किस लिए पढ़ रहे हैं? फ्लुएंसी के लिए। तो इंटेंसिव एक्यूरेसी और एक्सटेंसिव फ्लुएंसी। इज दैट क्लियर? तो एक्सटेंसिव रीडिंग और रीडिंग फॉर फ्लुएंसी इन्वॉल्व्स रीडिंग ऑफ लॉन्गर टेक्स्ट प्लेजर। इट इज नॉट मीन्ड फॉर माइन्यूट डिटेल्स, इट इज a fluency activity. The students can read on their own. This is called rapid reading और independent silent reading. दोस्तों एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है इसको फ्लुएंसी के लिए रीड किया जाता है, इसमें प्लेजर के लिए पढ़ा जाता है, इसमें माइन्यूट डिटेल्स के लिए नहीं पढ़ा जाता। ये फ्लुएंसी एक्टिविटी के रूप में जानी जाती है और इसमें बच्चे जो हैं वो अपने आप पढ़ते हैं और वो रैपिड रीडिंग भी हो सकती है और साइलेंट रीडिंग भी हो सकती है। अब इसके बाद देखिए, एवोल्यूशन डज नॉट असर्टेन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो एवोल्यूशन है वो किस चीज़ को निर्धारित नहीं करता? इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड को वो निर्धारित नहीं करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। एक्शन रिसर्च एंड प्रोग्राम टेस्ट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ रेमेडियल टीचिंग। जो एक्शन रिसर्च है और प्रोग्राम टेस्ट है वो किसकी स्ट्रेटेजी होती है? रेमेडियल टीचिंग की स्ट्रेटेजी होती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। द एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू एलिमिनेट इनफेक्टिव हैबिट्स। जो मेन एम होता है रेमेडियल टीचिंग का वो क्या होता है? जो भी कहीं कमी रह रही है, जो भी कहीं नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं उनको हम बाहर कर दें, उनको एलिमिनेट कर दें। ये मेन पर्पज रहता है रेमेडियल टीचिंग का। आगे बढ़िए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हैज सजेस्टेड 4 स्टेप्स ऑफ टीचिंग। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें कितने स्टेप्स ऑफ टीचिंग बताए गए हैं? आपका आंसर होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड इवोल्यूशन। POLE, पॉली के नाम से आप इसको याद रख लेना दोस्तों। आप इसको किस तरह से याद रखेंगे? P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, L फॉर लीडिंग और इवोल्यूशन, E फॉर इवोल्यूशन। तो इसको आप याद रखिए पोल के नाम से। पोल या पॉली आप जो भी आप दिमाग में बैठा लें आसानी से, तो उसको याद रखिए। पोल के नाम से भी आप इसको याद रखते हैं, POLE। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है उसके 4 स्टेप्स हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड इवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। पोल के नाम से आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। हाईली रिलायबल टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव टाइप। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे ज्यादा रिलायबल टेस्ट किसको माना जाता है? सबसे ज्यादा जो रिलायबल टेस्ट होता है दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसके बाद यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। जो यूनिट टेस्ट होता है वो किसका एक्सप्रेशन है? फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का एक्सप्रेशन है जो यूनिट टेस्ट है।
डिलेड लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एफेसिया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो डिले लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिले होना क्या कहलाता है? ये एफेसिया कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? एफेसिया। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ध्यान रखना, क्या इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नहीं, इतना आपको दिमाग में बैठाना है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है ये? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या? इंग्लिश। जो इंग्लिश है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड इवोल्यूशन फोकस ऑन ओनली प्रोडक्ट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है ना, जो एफए होते हैं, आप सीबीएसई में देखते हैं एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और इवोल्यूशन होता है, उसका मेन फोकस किस पर होता है? ओनली प्रोडक्ट। किस पर? प्रोडक्ट पर। द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग डिस्करेज द यूज ऑफ मदर टंग। जो डायरेक्ट मेथड होता है टीचिंग का, वो किस चीज को डिस्करेज करता है? डिस्करेज मतलब कहीं ना कहीं वो उसको एक तरह से नीचा दिखा रहा है या फिर उसको अवॉइड कर रहा है। किसको अवॉइड कर रहा है? मदर टंग को। अब डायरेक्ट मेथड होता क्या है? डायरेक्ट मेथड ये होता है, जैसे हमें इंग्लिश सिखानी है स्टूडेंट्स को, तो इंग्लिश के लिए उनको हम ऐसा एनवायरनमेंट बना देंगे, ऐसा माहौल बना देंगे और उनको इस तरह से सिखाया जाएगा कि वो मदर टंग को यूज ना करें और केवल दे हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। केवल किस में बातें करनी है? इंग्लिश में बातें करनी है। उसमें क्या होता है, पहले स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश में सिखाई जाती हैं और उनको ये नहीं कहा जाता कि सन मीन्स सूरज होता है या मून मीन्स चंद्रमा होता है। उनको इमेज से, विजुअलाइजेशन के थ्रू उनको बताया जाता है कि दिस इज सन, दिस इज मून, ठीक है ना। उसकी हिंदी नहीं बताई जाती, उसको ट्रांसलेट नहीं करते वो। तो वो डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग होता है जिसमें मदर टंग को डिस्करेज या अवॉइड किया जाता है। क्लियर हुआ? अगर दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस मैराथन को, और इसके साथ साथ हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर आपको प्लेंटी ऑफ स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिलने वाला है और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट भी है, और जो टेलीग्राम चैनल है उसको तो ज्वाइन जरूर कर लें क्योंकि वहाँ पर जो भी क्लास से रिलेटेड कंटेंट होता है या फिर अदर जो सोर्सेज होते हैं उनको मैं सेंड करता रहता हूँ। When a child commit frequent mistake in spellings, the teacher should better use dictation as a teaching aid. दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब एक बच्चा बहुत ज़्यादा मिस्टेक करने लगता है, किसमें? स्पेलिंग्स में। आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए? टीचिंग एड के रूप में क्या यूज़ करना चाहिए? देन योर आंसर विल बी डिक्टेशन। किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए? डिक्टेशन का यूज़ करना चाहिए। स्क्रिप्ट इज ए राइटिंग कॉम्पोनेंट, इट इज़ नॉट अ लैंग्वेज कॉम्पोनेंट। जो स्क्रिप्ट होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्रिप्ट कैसा कंपोनेंट है? राइटिंग कंपोनेंट है, रीडिंग कंपोनेंट है, लिसनिंग कंपोनेंट है, स्पीकिंग कंपोनेंट है। तो आपका आंसर होगा जो स्क्रिप्ट है वो एक राइटिंग कंपोनेंट है, ये लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है। An unconscious process that occurs when language is used in real conversation is known as language acquisition. दोस्तों लैंग्वेज एक्विजिशन किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज एक्विजिशन किसको बोलते हैं? एक ऐसा अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है जो कि कब हमें देखने को मिलता है? व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कॉन्वर्सेशन। जब हम रियल कॉन्वर्सेशन में, मतलब एक रियल कॉन्वर्सेशन करते हैं, एक वास्तविक भाषा, वास्तविक बात करते हैं अपनी, जो हमारा एक रियल माहौल होता है ना, जो हम अपनी सोसाइटी में बातें करते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम नेचुरल हैं, तो उसी तरह से जब हम बातें करते हैं तो वो क्या है? उस कॉन्वर्सेशन वे को हम लैंग्वेज एक्विजिशन के रूप में जानते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्नर्स प्रोनाउंसिएशन, अ टीचर बेस्ट नीड्स टू डू प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। अगर जो लर्नर का प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कराना है तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को प्रोनाउंसिएशन ड्रिल का यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन ड्रिल का यूज करना चाहिए। अ गुड स्पीकिंग एक्टिविटी इज वन वेयर लर्नर्स टॉक मोर। गुड स्पीकिंग एक्टिविटी कौन सी होती है? गुड स्पीकिंग एक्टिविटी वो होती है जहां पर लर्नर्स ज़्यादा बातें करते हैं, ठीक है ना। जहां पर लर्नर्स ज़्यादा बातें करते हैं तो वो कैसी एक्टिविटी मानी जाती है? गुड स्पीकिंग एक्टिविटी मानी जाती है उसको।
उसको हम कहते हैं गुड स्पीकिंग एक्टिविटी। गाइड रीडिंग इज अ ग्रुप एक्सरसाइज फॉर टीचिंग रीडिंग स्किल्स टू लर्नर्स। इट इज प्रेफरेबल ओनली व्हेन द लर्नर्स हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि गाइड रीडिंग क्या है। एक ग्रुप एक्सरसाइज है टीचिंग के लिए, और इसमें किस चीज़ को टीच करने के लिए? रीडिंग स्किल्स को टीच करने के लिए। ठीक है ना, जब रीडिंग स्किल्स को टीच करना होता है तो एक गाइड रीडिंग का यूज़ किया जाता है, और इसको प्रेफर तभी किया जाता है जब लर्नर को बेसिक लैंग्वेज हो, किसकी? बेसिक नॉलेज हो स्पोकन लैंग्वेज की। प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद क्ले will build fine motor skills, especially of the fingers and thumbs, useful for free handwriting। दोस्तों बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दे दी, उसमें बच्चों से कहा गया भाई ये जो मिट्टी है इसके साथ खेलो। जो क्ले होती है ना, क्ले के साथ खेलने के लिए बच्चों को कहा गया। तो इससे क्या चीज़ बिल्डअप होगी? उनकी मोटर स्किल्स जो हैं, ठीक है ना, जो उनकी मोटर स्किल्स हैं वो बिल्डअप होंगी, और स्पेशली वो फिंगर्स का और थंब का प्रॉपर यूज कर पाएंगे। एंड दैट विल बी सीन इन देयर हैंड राइटिंग, और दैट कैन बी सीन इन देयर हैंड राइटिंग। तो एक तरह से उनकी हैंड राइटिंग में उस चीज को हमें देखने को मिलेगा। इफ अ स्टूडेंट डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश, द टीचर शुड डू एक्शन रिसर्च टू नो हिज और हर प्रॉब्लम। अगर एक बच्चा, एक विद्यार्थी इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इंग्लिश सीखने में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो फिर टीचर को क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में टीचर को एक्शन रिसर्च करना चाहिए। ठीक है ना, उसको पता लगाना चाहिए कि बच्चे की आखिर प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। थ्रू साइलेंट रीडिंग द लर्नर्स में एक्वायर मास्टरी ओवर वोकेबुलरी। अगर जो बच्चे साइलेंट रीडिंग करते हैं, खुद ही मतलब मन मन में पढ़ते हैं, तो इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या चीज़ एक्वायर कर सकते हैं? तो दोस्तों वो एक्वायर कर सकते हैं मास्टरी ओवर वोकैब। ठीक है ना, किस पर मास्टरी वो प्राप्त कर सकते हैं? वोकेबुलरी पर। व्हाट इज स्कीमिंग? स्कीमिंग क्या है? ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्कीमिंग? स्कीमिंग अ रीडिंग एक्टिविटी क्लोजली एसोसिएटेड विद स्पीड। स्कीमिंग किससे रिलेट करती है? स्कीमिंग रिलेट करती है स्पीड से, और ये एक रीडिंग एक्टिविटी है। स्कीमिंग क्या है? स्कीमिंग एक रीडिंग एक्टिविटी है जो कि एसोसिएट करती है स्पीड से। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डिबेट रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडियन स्कूल्स टुक प्लेस इन 1835। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट डिबेट है, और किसके रिगार्डिंग? टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडियन स्कूल, इंडियन स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाने के लिए वो फर्स्ट डिबेट कब हुई थी? 1835 में हुई थी। कब हुई थी? 1835 में फर्स्ट डिबेट हुई थी। किसके रिगार्डिंग हुई थी? कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडियन स्कूल्स। अपार्ट फ्रॉम द 4 लैंग्वेज स्किल्स, जो 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं हमारी, उनके अलावा थिंकिंग स्किल हैज बीन एडेड टू द लैंग्वेज स्किल। थिंकिंग स्किल को भी लैंग्वेज स्किल में ऐड किया गया है। अकॉर्डिंग टू एडवोकेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज, टीचिंग द मटेरियल शुड बी ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ लर्नर्स पोटेंशियल। दोस्तों जो स्ट्रक्चरल अप्रोच को एडवोकेट करते हैं, उनको उसका फेवर करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो लर्नर का पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग ही उनको पढ़ाया जाना चाहिए लैंग्वेज को। LSRW का मतलब क्या है? LSRW स्टैंड्स फॉर, LSRW का मतलब क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यू नो जो हमारी 4 स्किल्स हैं उनके लिए कहा गया है। कौन कौन सी? LSRW, और इसमें थिंकिंग स्किल को भी ऐड किया गया है लैंग्वेज स्किल के रूप में, जो 5th स्किल हम कह सकते हैं। स्टोरी टेलिंग इज अ टेक्निक। स्टोरी टेलिंग क्या है दोस्तों? ये एक टेक्निक है। स्टोरी टेलिंग क्या है? एक टेक्निक है। इसके बाद आप देखिए NCF, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म NCF। NCF से आप क्या समझते हैं? तो आपका आंसर होगा नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। क्या आंसर होगा? नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क स्टैंड्स फॉर NCF। इसका मतलब होता है NCF। अकॉर्डिंग टू NCF 2005, evaluation should be taken as meaningful process।
एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो एवोल्यूशन है उसको किस रूप में लिया जाना चाहिए? मीनिंगफुल प्रोसेस के रूप में उसको लिया जाना चाहिए। अ टीचर एज पर एनसीएफ 2005 इज फैसिलिटेटर। दोस्तों एक टीचर जो होता है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग वो क्या है? एक फैसिलिटेटर है। इसके बाद लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर दी प्राइमरी स्किल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। जो प्राइमरी स्किल है लर्निंग लैंग्वेज की, भाषा को सीखने की प्राइमरी स्किल्स कौन सी होती हैं दोस्तों? लिसनिंग और स्पीकिंग होती हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग होती है और रीडिंग और राइटिंग जो है वो सेकेंडरी में आ जाती हैं। तो प्राइमरी कौन सी हमारी है? प्राइमरी स्पीकिंग है, लिसनिंग और स्पीकिंग है। पहले सुनेंगे, बोलेंगे, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द टेक्स्ट बुक इज ए रिसोर्स बुक, इंस्ट्रूमेंट, टूल एंड सिलेबस। दोस्तों जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है, टेक्स्ट बुक क्या है? एक रिसोर्स बुक है, या फिर वो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया जाता है, या फिर टूल और सिलेबस के रूप में उसको यूज किया जाता है। सीसीई का मतलब क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सीसीई। सीसीई से मतलब क्या है? तो सीसीई का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, सीसीई जो कहते हैं ना सीसीई पैटर्न, तो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। कॉम्प्रिहेंसिव इन सीसीई implies that all the aspects of child personality have to be observed। जो कॉम्प्रिहेंसिव यहां पर सीसीई में मतलब है, उसका मतलब क्या है कि जो बच्चे के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसकी पर्सनैलिटी से जुड़े उन सभी को ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। इसके बाद आप देखिए, यूजिंग सॉन्ग्स, राइम्स एंड गेम्स इन अ क्लासरूम would help the child to overcome shyness, develop confidence and interest and motivate to speak। अगर जो क्लास में एक टीचर सॉन्ग्स का यूज़ करती है, राइम्स का यूज़ करती है और बच्चों को गेम खिलाने के लिए कहा जाता है, तो इससे क्या होता है? जनरली इससे बच्चे की जो हेजिटेशन होती है, उसके अंदर जो एक शाय नेचर होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं दूर होता चला जाता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और वो मोटिवेट होता है आगे बढ़ने के लिए और वो बोलने के लिए मोटिवेट होता है। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज द चिल्ड्रन शुड इंक्रीज देयर वर्ड पावर। अगर जो नई भाषा को सीखना है, किसी भी नई भाषा को सीखना है, तो बच्चों को क्या करना चाहिए? अपनी वर्ड पावर को डेवलप करना चाहिए, अपनी वोकैब स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। द टू एरियाज ऑफ सीसीई आर क्यूरिकुलर एंड सिचुएशनल। जो दो एरियाज हैं सीसीई के, वो क्या है? क्यूरिकुलर है और सिचुएशनल है। द मेन एम ऑफ सीसीई टू प्रोवाइड द एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट स्कूल। जो मेन एम है सीसीई का वो क्या है? वो ये है कि टू प्रोवाइड द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे के हर एस्पेक्ट को प्रोवाइड करना ड्यूरिंग द प्रेजेंस एट स्कूल, स्कूल्स की प्रेजेंस में। लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट इज नोन एज रोट लर्निंग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट, जो लर्निंग है विदाउट इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के लर्निंग करना, उसको बोलते हैं रोट लर्निंग। क्या बोलते हैं? रोट लर्निंग, ROTE। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वॉज प्रपोज्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट ऑन 4 अगस्त 2009। सबसे पहले तो इतना ही समझिए, जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है कि सभी को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये राइट जो था ये प्रपोज किया गया इंडियन पार्लियामेंट में। कब प्रपोज किया गया? 4 अगस्त 2009 में इसको प्रपोज किया गया एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2010 एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया में ये 1 अप्रैल 2010 से ये इफेक्ट में आ गया था। रेमेडियल टीचिंग जो होती है उसमें क्या इन्वॉल्व किया जाता है? रेमेडियल टीचिंग में टीचिंग एंड टेस्टिंग। रेमेडियल टीचिंग में टीचिंग और टेस्टिंग को इन्वॉल्व किया जाता है। अब इसके बाद आप देखिए, एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी in the size of letters is a bad quality of handwriting। जो एब्सेंस है किसकी? यूनिफॉर्मिटी इन दी साइज ऑफ लेटर्स। कुछ आपने बच्चे देखे होंगे
वो कोई लेटर तो छोटा बना देते हैं, कोई बड़ा बना देते हैं, आड़ा तिरछा सा बना देते हैं। तो वो जो एब्सेंस है यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर्स इज अ बैड क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग। ये किसका इंडिकेशन है? ये बैड राइटिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग का है। वर्टिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट इज द बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट स्टाइल ऑफ हैंड राइटिंग कौन सा माना जाता है? योर आंसर विल बी वर्टिकल स्टाइल। कौन सा? वर्टिकल स्टाइल। इसके बाद देखिए, द इंडेक्शन मेथड इज बेस्ड ऑन द थ्योरी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो इंडेक्शन मेथड होता है वो कहां से कहां चलता है? वो एग्जाम्पल से, जो इंडेक्शन मेथड है वो एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चरल ग्रामर एम्फेसिस वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, फ्रेज ऑफ सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। जो स्ट्रक्चरल ग्रामर है उसका मेन फोकस किस पर होता है? वर्ड ऑफ सेंटेंस पर होता है, फ्रेज ऑफ सेंटेंस पर होता है और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस पर होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग मेक अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन। रीडिंग एक व्यक्ति को फुल मैन बनाती है, राइटिंग एग्जैक्ट मैन बनाती है, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन बनाती है। हु सेड दिस? हु गिव दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? दोस्तों ये स्टेटमेंट दिया गया था फ्रांसिस बेकन के द्वारा, उनके ऐसे ऑफ स्टडीज में, जिसमें वो एक स्टेटमेंट और देते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टडी के 3 ट्रेट्स कौन से हैं अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन? तो आपका आंसर होगा डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। डिलाइट का मतलब हैप्पीनेस, खुशी। ऑर्नामेंट का मतलब आभूषण और एबिलिटी का मतलब योग्यता। हाउ डज स्टडी गिव डिलाइट? स्टडी खुशी कैसे देती है? दोस्तों जब आप बोर हो रहे होते हैं, आप एकांत में हैं, अकेले में हैं, बोर हो रहे हैं, तो उस समय एक अच्छी सी किताब लेकर बैठ जाइए। आपका टाइम पास भी हो जाएगा और आपको खुशी भी मिलेगी। जिसमें भी आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उस बुक को रीड कीजिए। तो डिलाइट मिल गई। ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण। स्त्रियां जो आभूषण पहनती हैं वो सुंदर दिखने के लिए पहनती हैं, और इंसान का जो आभूषण है वो उसकी लैंग्वेज में झलकता है। आपकी भाषा से सामने वाला आपको जज कर लेगा कि आप किस लेवल के हैं। तो वही चीज है, ऑर्नामेंट के रूप में लैंग्वेज काम करती है। एबिलिटी यानी कि एक टेकिंग डिसीजन जो होता है, डिसीजन पावर जो होती है, योग्यता जो होती है, आप कितने सक्षम हैं उस रूप में। तो स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, ये भी बेकन का ही स्टेटमेंट है। वोकेबुलरी कैन बी टॉट बाय यूजिंग यूसेज, डायरेक्ट एंड सिनोनिम टेक्निक्स। वोकैब को जो पढ़ाया जा सकता है वो किस रूप में? यूसेजेस के द्वारा, डायरेक्ट और सिनोनिम टेक्निक्स के द्वारा। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये ग्लीसन ने कहा था। किसने कहा था? ग्लीसन ने कहा था जो लैंग्वेज है मानव के स्वभाव का एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है, मुख्य विशेषता है। ग्लीसन ने। राजा राम मोहन राय, इंडियन रिफॉर्मिस्ट, सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन। जो राजा राम मोहन राय रहे, जो कि एक इंडियन रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने किसको सपोर्ट किया? उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट किया था। जनरल एम ऑफ प्रोज टीचिंग is to help the students to develop interest in reading, critical thinking and comprehension ability। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोज है, जैसे पोएट्री है ना, पोएट्री का मेन पर्पस होता है एंटरटेनमेंट करना, एंजॉय करना। उसी तरह से प्रोज की अगर जो हम बात करें तो प्रोज टीचिंग का जो मेन एम होता है वो स्टूडेंट्स की हेल्प करना, किसमें? उनके इंटरेस्ट को डेवलप करने में, रीडिंग के इंटरेस्ट को डेवलप करने में, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में और कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी को डेवलप करने में के लिए प्रोज को टीच किया जाता है। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम लिसनिंग। जो लैंग्वेज लर्निंग है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि इसके 4 फेजेस होते हैं, ठीक है ना। लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है, थिंकिंग को 5th फेज के रूप में इसको माना गया। तो इसमें जो लैंग्वेज लर्निंग है वो किससे स्टार्ट होती है? लिसनिंग से स्टार्ट होती है। फोनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साउंड।
फोनेटिक्स जिसको ध्वनि विज्ञान कहा जाता है दोस्तों, वो जो ध्वनि विज्ञान है, फोनेटिक्स है, वो किस चीज की स्टडी है? दैट इज द साइंटिफिक स्टडी। और किस चीज की साइंटिफिक स्टडी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साउंड्स। पेडागॉजिकल नॉलेज इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ कंटेंट एंड नॉलेज ऑफ मेथड। जो पेडागॉजिकल नॉलेज होती है उसमें किस किस चीज को इंक्लूड किया जाता है? नॉलेज ऑफ कंटेंट को और नॉलेज ऑफ मेथड को इसमें इंक्लूड किया जाता है। अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed एंड अ फ्यू टू बी chewed एंड डाइजेस्टेड। कुछ किताबें चखने के लिए होती हैं, तो कुछ किताबें निगल जाने के लिए होती हैं, और कुछ किताबें चबाने और पचाने के लिए होती हैं। ये किसने कहा? ये स्टेटमेंट दोस्तों फ्रांसिस बेकन ने कहा था अपने ऐसे ऑफ स्टडीज में। अब यहाँ पर टेस्ट का मतलब क्या है? कभी कभी क्या होता है कि हम बुक को रीड इन पार्ट्स कर लेते हैं, मतलब कुछ पार्ट्स में हमने रीड कर लिया, लेकिन उसका हमने समराइज हमें पता चल गया। आपसे किसी ने पूछा, भाई आप हमें मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज पढ़ रखी है क्या आपने कहा हाँ मैंने पढ़ रखी है, जबकि आपने पढ़ी नहीं है, आपने उसकी समरी पढ़ रखी है, उसको कुछ पार्ट्स में पढ़ रखा है, लेकिन आपने उसको क्या कर रखा है? टेस्ट कर रखा है। और कभी कभी आप क्या करते हैं कि एग्जाम के टाइम पे आप जल्दी जल्दी चीजों को दिमाग में बिठाते हैं। रीड हरीडली बट अटेंटिवली, आप बड़े ध्यान से पढ़ते हैं लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, तो इसको आप स्वेलो करते हैं। च्यू एंड डाइजेस्ट, जब आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात प्लेजर के साथ पढ़ते हैं, आनंद के साथ पढ़ते हैं, तो वो चीज आप उस समय आप बुक्स को च्यू एंड डाइजेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कहूं कि आपने बचपन में कोई कहानी सुनी हो तो आप मुझे बताइए, तो आप एकदम कह देंगे कि हमें बंदर वाली कहानी याद है, हमें भालू वाली कहानी याद है, हमें जो कछुए वाली कहानी याद है, हमें मगरमच्छ वाली कहानी याद है। ये सारी स्टोरीज आपको इतनी अच्छी तरह से याद क्यों हैं? क्योंकि आपने उनको विद प्लेजर पढ़ा था, किसी एक दबाव के साथ नहीं पढ़ा था। तो ऐसी सिचुएशन में आपने उनको च्यू किया, चबाया और पचाया, और जो खाना हम चबा कर खाते हैं तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, और जो स्वेलो करते हैं, जो स्वेलो किया तो वो तो निकल जाएगा ना, वो वेदर वॉमिटिंग या लूज मोशन किसी भी फॉर्म में वो बाहर आ जाता है। तो वही सिचुएशन है कि किताबों के साथ भी ऐसे होता है। जो आपने हरीडली पढ़ा, जल्दी जल्दी पढ़ा, आप उसमें उस समय क्या होता है, आप एग्जाम के लिए आप रट्टा मार के चले गए एग्जाम में, और वहां पर आप कर भी आए। आपके दोस्त ने आपसे बाहर पूछा जब आप एग्जाम से बाहर आए कि आपका एग्जाम कैसा गया, तो आप कहते हैं भाई एग्जाम तो मेरा अच्छा गया। तो दोस्त ने पूछा कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताना। अब नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने किया सही है। तो इसका मतलब क्या है? आज वफा कल सफा, वही है ना। फोनेटिक्स एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डील्स विद साउंड, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोनेटिक्स क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज होती है, और फोनेटिक्स जहां भी आ जाए तो आप उसको साउंड और लैंग्वेज से जोड़ देना। तो फोनेटिक्स एस्पेक्ट लैंग्वेज का डील किससे करता है? साउंड से डील करता है, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन से। कॉजेज ऑफ स्पेलिंग एरर आर साइलेंट लेटर्स, पुअर प्रोनाउंसिएशन एंड वन लेटर डिफरेंट साउंड्स। दोस्तों जो स्पेलिंग एरर के कारण क्या क्या माने जाते हैं? साइलेंट लेटर माना जाता है, पुअर प्रोनाउंसिएशन माना जाता है, ठीक है, और इसके अलावा वन लेटर डिफरेंट साउंड्स, जो है एक लेटर जो है अलग अलग साउंड्स जो है उससे निकलती हैं, तो वो उसका कारण माना जाता है। द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग इज फॉर स्पेसिफिक डिटेल। जो पर्पज होता है रैपिड रीडिंग का वो किसके लिए होता है? स्पेसिफिक डिटेल के लिए होता है। लिंग्विस्टिक क्या है? जिसको भाषा विज्ञान बोला जाता है। फोनेटिक्स जिसको ध्वनि विज्ञान हम कहते हैं, और लिंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञान। लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन लैंग्वेज की। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर दी टू प्रोडक्टिव स्किल्स। जो स्पीकिंग और राइटिंग है वो टू प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। क्या है स्पीकिंग और राइटिंग? टू प्रोडक्टिव स्किल्स स्पीकिंग और राइटिंग को कहा जाता है। पोएट्री टीचिंग शुड बी बेसिकली प्रोसेस ऑफ जॉय। जैसा कि मैंने आपको बताया, पोएट्री टीचिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या होना चाहिए? वो जॉय होना चाहिए, यानी कि एंटरटेन होना चाहिए, एंजॉयमेंट होना चाहिए। डिडक्टिव पोएट्री मीन्स पोएट्री विच टीचेस समथिंग। डिडक्टिव पोएट्री का मतलब क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा पॉइंट है कि डिडक्टिव पोएट्री क्या होती है। इसका मतलब पोएट्री विच टीचिंग समथिंग, ऐसी पोएट्री जो कुछ सिखाती हो हमें, वो डिडक्टिव पोएट्री के रूप में जानी जाती है।
The main purpose of poetry recitation in a language classroom is to enjoy and appreciate the poem. जो मेन पर्पस होता है जो पोएट्री रेसिटेशन का क्लास में, वो क्या होता है, वो एंजॉयमेंट और अप्रिशिएट होता है पोएम को. सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल इन अ लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज इट रिड्यूसेस द रेस्पॉन्सिबिलिटी. जो सीटिंग अरेंजमेंट है एक क्लासरूम में वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे रिड्यूस हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी. लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज बाय लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज. एक लर्नर जो है वो एक्वायर करता है एक लैंग्वेज को. कैसे? बाय लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज. वो उस लैंग्वेज को जिसको सीख रहा है उसकी कल्चर, उसकी ट्रेडिशंस, उसकी वैल्यूज को भी उसको समझना बहुत जरूरी है. इससे भाषा को सीखना और आसान हो जाता है. पिक्चर कंपोजिशन इज इफेक्टिव टू प्रमोट लिटरेरी स्किल्स. जो पिक्चर कंपोजिशन है वो इफेक्टिव है किस चीज में? लिटरेरी स्किल को प्रमोट करने के लिए. टीचिंग ग्रामर इज यूजफुल टू इम्प्रूव लिटरेसी. जो टीचिंग ग्रामर होती है वो किस चीज को इंप्रूव करती है? लिटरेसी लेवल को इंप्रूव करती है. टीचिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कॉम्प्रीहेंशन होता है, टीचिंग कॉम्प्रीहेंशन इज इफेक्टिव टू इंप्रूव लिटरेरी स्किल. ये लिटरेरी स्किल को इंप्रूव करता है जो कॉम्प्रीहेंशन होता है. अ गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विल हैव क्वेश्चंस दैट टेस्ट इन्फ्रेंस, इंटरप्रिटेशन एंड एवोल्यूशन बिसाइड्स कॉम्प्रीहेंशन. एक गुड टेस्ट जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, उसमें क्या क्या चीज होंगी? उसमें ठीक है ना, दैट हैव क्वेश्चंस, उसमें क्वेश्चंस होते हैं. दैट टेस्ट इंटरफ्रेंस, जो किस चीज को टेस्ट करते हैं? इंटरफ्रेंस को, इंटरप्रिटेशन को और एवोल्यूशन को, कॉम्प्रीहेंशन के अलावा. ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड implies harmonious development of physical, emotional and mental faculties. जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट माना जाता है एक बच्चे का, वो किस रूप में? उसका फिजिकल भी होना चाहिए वो डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट और मेंटल फैकल्टीज, मेंटल डेवलपमेंट भी. टीचर शुड नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू लर्नर्स बिकॉज इट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड फियर इन लर्नर्स. जो टीचर्स होते हैं उनको बच्चों को फिजिकली पनिशमेंट नहीं देना चाहिए. क्यों? इससे बच्चों के मन में स्ट्रेस पैदा हो जाता है और वो डरने लगते हैं. A mixed ability group is called heterogeneous in knowledge and skill. दोस्तों एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मिक्स्ड एबिलिटी है, मतलब अलग अलग एबिलिटीज हैं बच्चों के अंदर और उनको हमने मिक्स कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस. क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको हेट्रोजीनियस बोला जाएगा इन नॉलेज एंड स्किल. कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ समेटिव असेसमेंट टेस्ट. जो कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन है वो किसको रेफर किया जाता है? असेसमेंट ऑफ समेटिव असेसमेंट टेस्ट को. व्हेन अ टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू राइट अ लेटर आफ्टर हैविंग अ ग्रुप डिस्कशन, शी इज इंटीग्रेटिंग डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स. जब एक टीचर स्टूडेंट्स से ये कहती है कि वो एक लेटर लिखें और इससे पहले एक ग्रुप डिस्कशन उन्होंने कर लिया है, तो इस समय वो किस चीज को इंटीग्रेट कर रही है? वो डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स को इंटीग्रेट कर रही है. प्री रीडिंग टास्क आर मीन्ड फॉर गिविंग द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. जो प्री रीडिंग टास्क होते हैं, ठीक है ना, वो किस चीज के लिए होते हैं? वो उसमें क्या होता है प्री रीडिंग टास्क में मतलब रीड करने से पहले जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और फ्रेजेस हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए. क्यूरिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम which does not state the means of evaluating whether these educational ends have been achieved or not. जो क्यूरिकुलम है वो एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जो कि ये स्टेट नहीं करता कि मीन्स ऑफ एवोल्यूशन whether these educational ends have been achieved or not, कि ये चीज अचीव की गई हैं या नहीं की गई हैं एवोल्यूशन बेस्ड पर. A teacher of class 4 brought some interesting books and distributed them among the students. दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है. एक टीचर है क्लास 4 का, वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स लेकर आती है. टीचर जो है क्लास 4 की जो है बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बुक्स लेकर आती है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग द स्टूडेंट्स, और उनको वो बच्चों के बीच में बांट देती हैं. देन शी सेड, फिर वो कहती हैं, टुडे लेट्स हैव अ फन एंड रीड दीज बुक्स फॉर आवर प्लेजर.
चलो एक काम करते हैं, आज इन किताबों को अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं। दिस रीडिंग इज कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग। ऐसी रीडिंग को हम क्या कहेंगे? एक्सटेंसिव रीडिंग कहेंगे। मैंने आपको बताया था ना, पीछे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का एक्सप्लेन किया था, तो यहां पर ये एक्सटेंसिव रीडिंग है। अ 2 years चाइल्ड पिक्स अप हिज सिबलिंग्स बुक। एक 2 साल का बच्चा है, वो अपने भाई बहन की किसी की किताब को उठा लेता है। एंड लुकिंग एट द पिक्चर टेल्स अ स्टोरी, और पिक्चर को देखकर वो एक कहानी बताता है। दिस चाइल्ड इज एमर्जेंट डैश। रीडर है, राइटर है, स्पीकर है, थिंकर है। तो आपका आंसर होगा एमर्जेंट रीडर, एमर्जेंट रीडर। A teacher of class 3 finds that some students understand the concept more clearly when she explains them orally. Their learning style is auditory. एक टीचर है क्लास 3 की, वो ये नोटिस करती है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से तब समझते हैं जब वो उनको ओरली एक्सप्लेन करती है। तो उनका जो लर्निंग स्टाइल है बच्चों का, इस प्रकार के बच्चों का, वो कैसा है? वो ऑडिटरी है। कैसा है दोस्तों? ऑडिटरी है। A teacher asks the students to read the text for information and create their own interpretation beyond the literal level. एक टीचर जो है वो स्टूडेंट से कहती हैं कि वो टेक्स्ट को इंफॉर्मेशन के लिए रीड करें और खुद इंटरप्रिटेट करें, उसका इंटरप्रिटेशन करें। कैसे? बियॉन्ड द लिटरल लेवल, लिटररी लेवल से ऊपर जाकर, हटकर। हियर द टीचर इज प्रैक्टिसिंग इन्फरिंग एज अ सब स्किल इन द क्लास। यहां पर टीचर किस चीज की प्रैक्टिस करा रही है? इन्फरिंग को सब स्किल के रूप में। स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरीज प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। स्टोरी प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल। जो स्टोरी है वो लैंग्वेज को एक होल, पूरे रूप में, कंप्लीट वे में रिप्रेजेंट करती हैं। तो स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज एज अ होल के रूप में देखी जाती है। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑन द ऑनेस्ट वुड कटर, द टीचर स्टार्टेड अ डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स ऑन ऑनेस्टी। एक चैप्टर जो ऑनेस्ट वुड कटर है, उसको स्टार्ट करने से पहले टीचर ने एक डिस्कशन किया स्टूडेंट्स के साथ ऑनेस्टी के ऊपर। हियर टीचर इज ट्राइंग टू एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। यहां पर टीचर क्या चीज कोशिश कर रही है? किस चीज को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है? प्रीवियस नॉलेज की, उनकी प्रीवियस नॉलेज। क्योंकि जब आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों को पढ़ाने से पहले, तो आप उनसे उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को चेक कर रहे हैं। दोस्तों, क्लास को अगर एंजॉय कर रहे हो, क्लास अच्छी लग रही हो और आपके लिए एक जो पेडागोजी की क्लास है वो फ्रूटफुल हो रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया है। और हमारी जो ऐप है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो वेबसाइट है उस पर जाएं और कॉर्नर पे जाकर आप उसको ऐप को डाउनलोड कर लें, या फिर सीधे प्ले स्टोर से डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस के नाम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अ चाइल्ड गोट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल। द टीचर वॉज सरप्राइज टू सी दैट शी वुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बट कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। एक बच्चे का एडमिशन एक नए स्कूल में हुआ। एक टीचर ने नोटिस किया कि वो 4 लैंग्वेज जो है फ्लुएंटली बोल सकती थी, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पा रही थी। ऐसे में जो बच्ची है वो कैसी है? मल्टीलिंगुअल है। वो कैसी है दोस्तों? मल्टीलिंगुअल है। एक ऐसा स्टूडेंट जो मतलब 2 से ज्यादा भाषाओं को जानता हो, मल्टीलिंगुअल है। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 while reading a chapter finds some difficult and unfamiliar words and is not able to get the meaning of those words. क्लास 5 का बच्चा जो है वो रीडिंग करते समय कुछ वर्ड्स ऐसे देखता है जो उसके अनफैमिलियर होते हैं, जो उसने अभी तक नहीं पढ़े थे, उसको डिफिकल्ट लगते हैं और उनका मीनिंग वो नहीं निकाल पाता। ही शुड गैस द मीनिंग इन कंटेंट। तो उसको ऐसे में क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन बनता है, ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? तो ही शुड गैस द मीनिंग एंड कंटेंट। उसको कंटेंट के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग गैस कर लेना चाहिए। अ टीचर ऑफ क्लास 5 विशिंग टू टीच अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर फ्रॉम द सिलेबस, शी शुड यूज अ ग्रामर गेम विद फोकस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर।
जो क्लास 5 की टीचर है वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर को पढ़ाना चाहती है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए, ग्रामर गेम कराना चाहिए बच्चों को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर फोकस करने के लिए। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, लैड के रूप में जानते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसको सबसे पहले प्रपोज्ड किसने किया था, वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय फेमस लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की इन 1960। नोम चॉम्स्की बहुत फेमस भाषा विज्ञान के बहुत बड़े भाषाविद हुए हैं दोस्तों, लिंग्विस्ट हुए हैं नोम चॉम्स्की। उन्होंने 1960 में इसको प्रपोज किया था। As per Noam Chomsky theory, the role of LAD helps children to generate grammar rules. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लैड का मेन रोल क्या होता है, किस चीज में लैड जो है वो हेल्प करता है, तो आपका आंसर होगा टू जनरेट ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स को जनरेट करने में लैड का बहुत बड़ा रोल है। चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद अ ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड मदर टंग एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स ऑफ लैंग्वेज। जो बच्चे जो हैं जब स्कूल में आते हैं वो बहुत सारे एक्सपीरियंस के रूप में आते हैं, और उनकी जो मदर टंग है वो किस रूप में काम करती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर होगा लाइक ए रिसोर्स लैंग्वेज। उनकी मदर टंग किस रूप में काम करती है, एक रिसोर्स लैंग्वेज के रूप में काम करती है। मैनी माइनर एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस आर नॉट अवेलेबल इन स्कूल curriculum and the number of speakers is receding in those languages. In social educational linguist, it is known as language endangerment. दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से ट्राइबल लैंग्वेज हैं जिनको क्यूरिकुलम का पार्ट नहीं बनाया गया, स्कूल का पार्ट नहीं बनाया गया, और बहुत से बच्चे हैं जो इस परिवेश में, ऐसे माहौल में रहते हैं और उन भाषाओं को बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो सोशो एजुकेशनल लिंग्विस्टिक्स के रूप में इसको किस रूप में देखा जाएगा, लैंग्वेज एंडेंजरमेंट के रूप में इसको देखा जाएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा पर बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है कि उनकी भाषा कहीं खत्म ही ना हो जाए। अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर्स टू फाइंड वर्ड्स एंड वर्ड्स चंक्स रिलेटिंग टू डिफरेंट थीम्स बेस्ड ऑन रीडिंग लेसन। दोस्तों थीम की स्पेलिंग गलती से सही कर लेना, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। Themes on reading lesson. Learners in groups have to make word charts of same category. This strategy is known as word collocations. दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वर्ड कोलोकेशन क्या होता है, या फिर ऊपर की पूरी थ्योरी दे दी फिर आपसे पूछ लिया कि ये क्या कहलाएगा, आपका आंसर होगा वर्ड कोलोकेशन। तो यहां पर क्या होता है, टीचर जो है लर्नर से कहती है कि वो वर्ड्स फाइंड आउट करें, ठीक है, और किसके रीडिंग जो चैप्टर उन्होंने पढ़ा है उसकी थीम के बेस्ड पर वर्ड फाइंड आउट करें, और इसके साथ साथ यहां पर वर्ड चार्ट बनाना होता है बच्चों को एक ग्रुप में। तो ऐसी स्ट्रेटेजी किस रूप में क्या कहलाती है, वर्ड कोलोकेशन के रूप में जानी जाती है। अ स्टूडेंट रीड्स थ्रू एन आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर टू गेट द ओवरऑल आइडिया ऑफ आर्टिकल। एक स्टूडेंट जो है वो रीड करता है क्या, एक आर्टिकल के थ्रू इन अ न्यूज़पेपर टू गेट दी ओवरऑल आइडिया ऑफ आर्टिकल, ताकि वो ओवरऑल आइडिया ले सके आर्टिकल का। दिस प्रैक्टिस इज नोन एज स्कैनिंग। इस प्रैक्टिस को हम क्या कहेंगे, स्कैनिंग कहेंगे। स्कीमिंग मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं, जो कि स्पीड से रिलेटेड है, और यहां पर स्कैनिंग मैंने आपको बताया। साइट वर्ड्स आर डेवलप्ड बाय यूजिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। जो साइट वर्ड्स हैं उनको डेवलप किया जाता है किस रूप में, यूजिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। वर्ड्स को मीनिंगफुल कंटेस्ट में यूज करना साइट वर्ड्स में यूज किया जाता है। लैंग्वेज इज ए रूल गवर्न्ड बाय सिस्टम। लैंग्वेज क्या है, एक रूल गवर्न्ड सिस्टम है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट एज प्रपोज्ड बाय क्रेशन इन 1955 इज एक्सपोजिंग लर्नर्स टू लैंग्वेज समवॉट अबव देयर लेवल। तो कुल मिलाकर ये याद रखना, जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, क्रेशन के द्वारा प्रपोज किया गया था 1985 में। और इसका मेन मोटो क्या है, लैंग्वेज को उनके लेवल से ऊपर ले जाना, लैंग्वेज को उनके लेवल से ऊपर ले जाना। तो कुल मिलाकर आप ध्यान रखना कि कृष्ण जी तो ऊपर की बातें करते हैं, ऊपर लेवल की बातें करते हैं, तो यहां पर क्रेशन को कृष्ण के रूप में याद रख लेना
कृष्ण को किस रूप में याद कर लोगे? कृष्ण के रूप में याद कर लेना। और कृष्ण जी कैसी बात करते हैं? ऊपर लेवल की बात करते हैं, अपर लेवल की बात करते हैं। ऐसे आपका ट्रिकी मेथड में आपका ये तैयार हो जाएगा। एक्सटेंसिव रीडिंग इज रीडिंग फॉर प्लेजर एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है वो रीडिंग फॉर प्लेजर होती है और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है टेक्स्ट के। अ टीचर कीप्स द स्टूडेंट्स वर्क ऑफ लैंग्वेज यूज एंड यूजेज इट फॉर असेसिंग द लर्नर्स अचीवमेंट। दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड असेसमेंट नोन एज पोर्टफोलियो असेसमेंट। यहां पर क्या है, जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट्स का वर्क है लैंग्वेज यूज का, ठीक है ना, उसको किस रूप में यूज करती है? यूज इट फॉर असेसिंग द लर्नर्स अचीवमेंट। लर्नर्स के अचीवमेंट को असेसिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो कुल मिलाकर असेसमेंट किया जा रहा है और इसको क्या बोलेंगे हम? पोर्टफोलियो असेसमेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? पोर्टफोलियो असेसमेंट। अ टीचर ब्रॉट रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स लाइक हैमर। एक टीचर है, वो जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होते हैं, हथौड़ी वगैरह, वही लेकर पहुंच गई वहां पर। हथौड़ी, पेचकस वगैरह ये सारी चीजें क्लास में लेकर पहुंच जाती है। हैमर, अ स्क्रू ड्राइवर एंड सो ऑन टू हर क्लास। अपनी क्लास में उन सभी चीजों को लेकर आ जाती है। शी आस्क्ड हर लर्नर्स टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स इन 5 to 7 सेंटेंसेस। और बच्चों से कहती है इन ऑब्जेक्ट्स को 5 to 7 सेंटेंसेस में बताइए, डिस्क्राइब कीजिए। इन द मटेरियल इन लैंग्वेज टीचिंग इज नोन एज रियलिया। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहां पर जो ये रियल मटेरियल लैंग्वेज लाए गए हैं फॉर लैंग्वेज, इनको रियलिया के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? रियलिया के नाम से। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म एडवोकेट्स दैट लर्नर्स बीइंग देयर स्कूलिंग इन मदर टंग एंड मूव ऑन टू ऐड मैनी लैंग्वेज इन स्कूल। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, जो मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म है वो क्या एडवोकेट करते हैं? वो ये एडवोकेट करते हैं कि लर्नर्स बीइंग देयर स्कूलिंग इन मदर टंग एंड मूव ऑन टू ऐड मैनी लैंग्वेज इन स्कूल। जो लर्नर्स हैं वो स्कूलिंग जब मदर टंग में करते हैं तो उसी के साथ वो ऐड करते चले जाएं और लैंग्वेजेस को भी स्कूल में ही। रूल्स ऑफ ग्रामर आर एसेंशियल ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। जो ग्रामर के रूल्स हैं वो जरूर एसेंशियल हैं। कब? जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के, तब। अ टीचर ड्रॉज द अटेंशन ऑफ लर्नर्स टू इंडिविजुअल साउंड्स, वर्ड्स एंड देन सेंटेंसेस while using the teaching of listening skill. Here the teacher is using bottom up approach to listening. दोस्तों एक टीचर जो है वो यहाँ पर अटेंशन कराती है लर्नर्स का, कहाँ पर, किन चीज़ों पर? इंडिविजुअल साउंड्स पर, वर्ड्स पर और सेंटेंसेस पर। और वो क्या चीज़ सिखा रही है? लिसनिंग स्किल्स बच्चों को सिखा रही है। तो इस समय द टीचर इज यूजिंग बॉटम अप अप्रोच टू लिसनिंग। कौन सी अप्रोच यहां पर टीचर यूज कर रही है? बॉटम अप अप्रोच का यूज किया जा रहा है। दोस्तों बोर तो नहीं हो रहे हैं, और बोर हो भी रहे हो तो मैं ये कहूंगा आपसे कि थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए आप यहाँ पर, क्योंकि आप अगर जो कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आप ब्रेक ले लीजिए और फिर बाद में पढ़ लेना। अगर जो बोर हो रहे हो, बशर्ते बोर होने नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें भी अपने साथ लेकर बैठा करो जब आप पढ़ा करो, तो ताकि आप उसको एंटरटेन भी कर सके। क्योंकि यहाँ पर कोई फिजिकल क्लास तो चल नहीं रही है, आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो एंजॉय कीजिए क्लास को। और मैं तो ये कहता हूँ कि दिल और दिमाग आपका यही होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। अगर आप भटक गए तो ये समझ लो कि ये फिर नहीं आ पाएगा, और भटकना नहीं है आपको, तो केवल आपको फोकस लगाना है इस पर। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो दुर्घटना नहीं घटानी है। A teacher along with her learners writes the names of objects in the classroom like door, blackboard, windows, etc. in their mother tongue and in English on pieces of paper and paste them on the object of learners to notice the words. The teacher is creating a print language rich environment in the classroom. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, अ प्रिंट लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम। आपने क्लासरूम में देखा भी होगा कि काफ़ी पोस्टर्स लगे रहते हैं, काफ़ी जो पिक्चर्स लगी रहती हैं, और उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वो बच्चों को सिखाने के पर्पज से होती हैं। और ऐसी सिचुएशन में इस क्लासरूम को क्या कहा जाएगा? प्रिंट लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट क्लासरूम।
लैंग्वेज एक्विजिशन इज नेचुरल एंड लैंग्वेज लर्निंग इज डेलिब्रेट इंस्ट्रक्टेड। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, वो नेचुरल है, और लैंग्वेज लर्निंग क्या है, डेलिब्रेट और इंस्ट्रक्टेड होती है। LAC लैक का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम। LAC लैक किसको कहा जाता है, लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम को लैक के रूप में जाना जाता है। अ टीचर गिव्स अ पजल टू हर क्लास 8 स्टूडेंट्स and ask them to solve it by speaking out how they solve it. This strategy is known as think aloud protocol. देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। एक टीचर है, उन्होंने पजल दिया क्लास 8 के स्टूडेंट्स को और उनसे कहा कि इसको बोल बोल के सॉल्व करें। भाई बोल के सॉल्व करना है, बच्चे तेजी से बोल लें, तो कौन सी स्ट्रेटेजी हो गई, अलाउड प्रोटोकॉल हो गया ये। संस्कृत इन इंडिया टुडे इज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड अ क्लासिकल लैंग्वेज। जो संस्कृत है इंडिया में, संस्कृत इन इंडिया टुडे इज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, आज वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है और एक क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में भी। इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल क्यूरिकुलम। इंग्लिश लैंग्वेज को फर्स्ट प्लेस नहीं मिला है, ठीक है, किस रूप में, स्कूल क्यूरिकुलम के रूप में। मल्टी लैंग्वेज एज अ रिसोर्स मीन्स यूजिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज स्ट्रेटेजी इन स्कूल। जो मल्टी लैंग्वेज है उसको एज ए रिसोर्स, उसको रिसोर्स के रूप में यूज करना इन लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स, लैंग्वेज की जो लर्नर्स की लैंग्वेजेस हैं स्कूल में, वो इसको स्ट्रेटेजी के रूप में यूज किया जाता है। प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स, जो प्रोसेस अप्रोच है टू राइटिंग, राइटिंग का जो प्रोसेस अप्रोच है उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, आउटलाइनिंग होती है, ड्राफ्टिंग रिवाइजिंग होता है, प्रूफ रीडिंग और ड्राफ्टिंग दी फाइनल राइटिंग। जब आप कोई चीज़ लिखने जाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, दिमाग में एक बवंडर चलाना होगा, सोचना होगा, आपको ब्रेन स्टॉर्म पैदा करना होगा, ठीक है ना। फिर उसका एक आउटलाइन तैयार करना होगा, मतलब आप पहले तो यही डिसाइड करेंगे कि मुझे लिखना क्या है, तो उसकी सोचेंगे, आउटलाइन बनाएंगे, ड्राफ्ट तैयार करेंगे, फिर जब वो तैयार हो जाएगा उसकी प्रूफ रीडिंग होगी और फिर ड्राफ्ट एंड फाइनल राइटिंग हो जाएगी। प्री रीडिंग एक्टिविटी इन ए क्लास इज टू कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज विद व्हाट शी लर्न्स इन द रीडिंग टेक्स्ट। जो प्री रीडिंग एक्टिविटीज होती है क्लास में, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि लर्नर्स को प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करना। Pedagogical grammar is grammar in context to connect grammar points with real life context। जो pedagogical grammar है, ग्रामर में उसका मेन पर्पस क्या होता है कि ग्रामर के पॉइंट्स को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ देना। द, ऑफ, एंड, अ, टू, दैट, इट, विद, बट, दे, शी एंड ही आर साइट वर्ड्स। दोस्तों ये कैसे वर्ड्स हैं, ये साइट वर्ड्स हैं। इंडक्टिव मेथड इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। जो इंडक्टिव मेथड है उसको सजेस्ट किया जाता है ग्रामर को टीच करने के लिए किस लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर। रिव्यू मींस क्रिटिकल एवोल्यूशन। रिव्यू का मतलब क्या होता है, रिव्यू का मतलब है क्रिटिकल एवोल्यूशन। कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड लेक्सिकल वर्ड्स। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कंटेंट वर्ड्स को क्या कहा जाता है, लेक्सिकल वर्ड्स भी कहा जाता है। The last stage of writing is advanced writing. What is the last stage of writing? जो last stage of writing होती है वो क्या होती है? Your answer will be advanced writing. आपका आंसर क्या होगा, advanced writing होगा। The procedure of alphabetical method is letters, words, phrases, sentences। जो प्रोसीजर होता है अल्फाबेटिकल मेथड का वो क्या होता है, वो ये है लेटर, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस। भाई सबसे पहले लेटर बने, फिर वर्ड्स बने लेटर से, फिर फ्रेज बने, फिर सेंटेंस बने, यही तो ऑर्डर होता है। लैंग्वेज इमर्शन हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज इमर्शन जो है वो किस चीज को हेल्प करता है, कि लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करना विदाउट प्रिंटेड टेक्स्ट, बिना प्रिंटेड टेक्स्ट के। द टीचर टेल्स अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स। Children make animals noise every time they hear the name of the animals.
इट इज अ टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। आपने क्लास में देखा होगा कि टीचर पढ़ा रही है और तभी टीचर ने कहा, एक बिल्ली के बारे में बताने लगी कि देयर वाज अ कैट, और तभी पीछे से एक छोटी सी लड़की म्याऊ 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 करती है, वो पीछे से इस तरह की आवाज निकालती है। तो दोस्तों ये जो रेस्पॉन्स आया, जो म्याऊ का रेस्पॉन्स दिया वो क्या था दोस्तों? ऐसा रेस्पॉन्स जो ये दिया गया दोस्तों, इसको फिजिकल रेस्पॉन्स के रूप में जाना जाता है। The practice of grammatical structure in a controlled manner can be done by gap filling grammar exercise। जो प्रैक्टिस है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की, वो कंट्रोल्ड मैनर में वो किस रूप में की जा सकती है? वो फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज के रूप में की जा सकती है। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद ईच अदर। जो डायरेक्ट मेथड है वो इंटरचेंजेबली यूज नहीं किया जा सकता एक दूसरे के साथ। और डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। टीचर इज नोन एज द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हु इज नोन एज इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन? योर आंसर विल बी टीचर। फ्राइज वॉज द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर। जो फ्राइज थे वो किसके फाउंडर थे? स्ट्रक्चरल ग्रामर के फाउंडर थे। पॉजिटिव इंटरफ्रेंस इज अ काइंड ऑफ टारगेट लैंग्वेज। जो पॉजिटिव इंटरफ्रेंस है वो क्या है? वो एक प्रकार के टारगेट लैंग्वेज है। लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर इमेजिनेटिव थिंकिंग। जो लैंग्वेज ऑफ वर्ड है वो नेसेसरी नहीं है किस चीज के लिए? इमेजिनेटिव थिंकिंग के लिए। ग्लोबल लिसनिंग इज नॉट लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ग्लोबल लिसनिंग किसके लिए नहीं है? लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। इसके बाद एसिलेक्टिज्म इन लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू यूजिंग appropriate strategies from various methods of teaching। इसके बाद आप देखिए, the concept of transformative generative grammar was given by Noam Chomsky। This is one of the most important questions again। ये बहुत दोस्तों मैं बीच बीच में जो बोलता चल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको मेन फोकस करना है क्योंकि वास्तव में वो इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर का, वो किसके द्वारा दिया गया था? वो नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। और ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर में हम क्या देखते हैं? जो चेंजिंग आते हैं ग्रामर में, जो जनरेशन टू जनरेशन जो चेंजेस आए और जो टाइम टू टाइम जो चेंज हुए, वो सारी स्टडी हमें देखने को मिलती है कहां पर? ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर में। और ये जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, किसके द्वारा दिया गया था? नोम चॉम्स्की के द्वारा। टेल क्वेश्चंस ऑल्सो रेफर्स टू क्वेश्चन टैग। जो टेल क्वेश्चंस है उनको क्वेश्चन टैग के रूप में भी जाना जाता है। प्रेडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग रेफर्स टू यूजिंग प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड द आइडियाज इन द टेक्स्ट एज क्लूज टू द मीनिंग्स ऑफ अननोन वर्ड्स। जो प्रेडिक्शन है दोस्तों, उसको जो प्रायर नॉलेज है ना सब्जेक्ट की, उसके रूप में देखा जाता है। डिप्थोंग्स आर ऑल्सो नोन एज ग्लाइड वॉबल्स। जो डिप्थोंग्स हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं? वो ग्लाइड वॉवल्स के रूप में जाने जाते हैं। अब अगर जो हम बात करें दोस्तों प्योर वॉवल्स की, अगर जो आप फोनेटिक्स पढ़ते हैं, फोनेटिक्स में आप प्योर वॉवल्स की बात करते हो, देयर आर 12 प्योर वॉवल्स। 12 तो प्योर वॉवल्स होते हैं और 8 डिप्थोंग्स होते हैं। 8 क्या होते हैं? डिप्थोंग्स होते हैं। अब डिप्थोंग्स क्या होते हैं? डिप्थोंग्स की बात करें तो वो वॉवल क्लस्टर होते हैं। अ यूनिट ऑफ वॉवल्स, जो यूनिट ऑफ वॉवल्स होती है ना, वो डिप्थोंग के रूप में जानी जाती है। जब दो वॉवल हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक साउंड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, आई। तो ये क्या है? ये डिप्थोंग का एग्जाम्पल ऑफ द एग्जाम्पल्स है। तो ये 8 हमारे डिप्थोंग्स देखने को मिलते हैं और प्योर वॉवल्स 12 होते हैं एज पर फोनेटिक्स। इवेल्यूटिंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। जो हाईएस्ट लेवल है कॉग्निटिव एबिलिटी का, वो क्या है? एवेल्यूटिंग है। अ गुड टीचर इज वन हु गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। दोस्तों एक अच्छा टीचर कौन होता है? अच्छा टीचर वो होता है जो सीखने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे, बच्चों को सीखने का ज्यादा चांस दे, ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे, और जिससे बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप हो, वही तो गुड टीचर होता है। Natural approach helps in learning the second language without using the printed text। जो नेचुरल अप्रोच होती है सेकेंड लैंग्वेज को सीखने की, वो ये होती है कि बिना प्रिंटेड टेक्स्ट के सीख जाना। अ पर्सन हु इज फ्लुएंट स्पीकर इज लाइकली टू प्रोसेस वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी। जो एक पर्सन जो कि फ्लुएंट स्पीकर है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि उसकी वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी अच्छी होगी। अ टीचर फाउंड एन एडवर्टीजमेंट पैम्पलेट फॉर सेल ऑफ बिस्किट्स। She uses it for reading and speaking activities in her class।
इन दिस प्रोसेस द पैम्पलेट इज एन ऑथेंटिक टेक्स्ट। एक टीचर को क्या मिलता है? एक पैम्पलेट मिलता है, और वो पैम्पलेट किसका था? बिस्किट का ऐड था, उसमें बिस्किट के बारे में था। वो उस क्लासरूम में उस पैम्पलेट को ले आती है और उसको रीडिंग और स्पीकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेती है। तो यहां पर ये जो प्रोसीजर जो टीचर के द्वारा अपनाया गया, इसमें पैम्पलेट को किस रूप में यूज किया गया है? योर आंसर विल बी ऑथेंटिक टेक्स्ट। एक टेक्स्ट, ऑथेंटिक टेक्स्ट के रूप में इसको यूज किया गया है। फनीम क्या होता है दोस्तों? फनीम इज अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। फनीम क्या है? सिंगल यूनिट ऑफ साउंड है। स्किल्ड रीडिंग इज कंस्ट्रक्टिव। जो स्किल्ड रीडिंग होती है वो कैसी होती है? कंस्ट्रक्टिव होती है। द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। जो असेसमेंट है स्टूडेंट्स की राइटिंग का, उसमें मेनली फोकस किस पे होना चाहिए? एक्सप्रेशन और आइडियाज पे। फर्डिनेंड द सॉसर इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स हैं उनके फादर किसको कहा जाता है? फर्डिनेंड द सॉसर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फर्डिनेंड द सॉसर। इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड्स फॉर रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट फॉर डिटेल्स। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या है? जो रीडिंग द टेक्स्ट पार्ट फॉर डिटेल्स। डिकोडिंग स्टैंड्स फॉर डिक्रिप्टिंग द साउंड्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। Script is not a language component. Motivation is a prerequisite to learning a language. According to William Labov, language cannot be substandard but may be non-standard. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों अब कि अकॉर्डिंग टू विलियम लैबॉव के अकॉर्डिंग लैंग्वेज कैन नॉट बी सबस्टैंडर्ड, लैंग्वेज सबस्टैंडर्ड नहीं हो सकती, बट मे बी नॉन स्टैंडर्ड, बट नॉन स्टैंडर्ड हो सकती है। ये किसने कहा? विलियम लैबॉव ने कहा। और ये आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि किसने कहा। In order to improve learners' pronunciation, a teacher first needs to use recorded model of sound. अगर जो लर्नर्स के प्रोनाउंसिएशन स्किल को इंप्रूव करना है तो टीचर को क्या करना चाहिए? जो रिकॉर्डेड मॉडल है साउंड का उसको प्रेजेंट करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। द सैंडविच टेक्निक इज अ बाइलिंगुअल मेथड which has a 3-phase structure of presentation, practice and production. दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सैंडविच टेक्निक जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सैंडविच टेक्निक। ये कैसा मेथड है? बाइलिंगुअल मेथड है। बाइलिंगुअल मेथड यानी कि इंग्लिश टू हिंदी या फिर जो भी लैंग्वेज हो, सेकेंडरी लैंग्वेज और आपकी जो मदर टंग है उसको यूज करना। विच हैज अ 3-phase स्ट्रक्चर। इसके 3-phase स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। P3 के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग, give them opportunities to practice as it helps habit formation. जो लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग, वो लर्न करते हैं क्या? करके, वो मतलब चीज़ों को सीखते हैं। गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस, इससे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रैक्टिस करने की। और इसमें किस चीज़ में हेल्प होती है? उनकी हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प होती है। अ रीडिंग एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स फोकस ऑन फोनेमिक साउंड्स, प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन कैन बी यूज्ड टू असेस। रीडिंग एक्टिविटीज़ में दोस्तों जो फनेटिक साउंड्स होती हैं, प्रोनाउंसिएशन होती हैं, इंटोनेशन पैटर्न होते हैं, उन पर मेन फोकस होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अ स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम इज आइडियली इंटीग्रेट्स ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स। वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट इन सीनियर क्लास इज द टीचिंग लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। द गैदरिंग स्किल वाइल रीडिंग इज नोट मेकिंग। ये सिंपल पॉइंट्स हैं दोस्तों। पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज ऑन एनी वन ऑफ देयर फेवरेट सीन्स क्लासरूम पार्टिसिपेट्स हेल्प द टीचर्स टू डेवलप ओरल लैंग्वेज अमंग द स्टूडेंट्स। जो रोल प्ले होता है दोस्तों, ठीक है ना, उनके फेवरेट सीन्स को लेकर, कोई आपने चैप्टर पढ़ा और उसमें कोई फेवरेट सीन आता है, उस पर टीचर कहती है भाई रोल प्ले करो, उनको बच्चों को रोल दे दिए जाते हैं उनको। इससे क्या होता है? जो ओरल लैंग्वेज है उसमें डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है और साथ साथ बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस में बिल्डअप होता है। इन ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग फोकस इज लेड ऑन ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन। दोस्तों जहां पर ये कंस्ट्रक्टिव आ जाए ना, इसका मतलब ग्रुप डिस्कशन से ही है या फिर ग्रुप से है, तो ग्रुप से याद रख लेना कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव जो क्लासरूम है वहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग में किस पर फोकस किया जाता है? ग्रुप डिस्कशन पर और पीयर इंटरेक्शंस। पीयर मतलब साथियों के इंटरेक्शंस पर, जो फ्रेंड्स होते हैं, जो उनके पार्टनर्स होते हैं।
जो कोर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहा जा रहा है, यूजिंग फंक्शनल अप्रोच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर को टीच करने के लिए किस अप्रोच को यूज करना चाहिए? फंक्शनल अप्रोच को। अ टेक्स्ट बुक हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन इन क्यूरिकुलम। टेक्स्ट बुक किस चीज में हेल्प करती है? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन क्यूरिकुलम। जो हमारे सिलेबस में जो पॉइंट्स होते हैं, जो चीजें होती हैं, जो चीज मेंशन होती हैं, उसको पूरा करने का काम करती है टेक्स्ट बुक। द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेक्स्ट in language learning is to know the gaps in learners' understanding. The purpose of continuous comprehensive evaluation of CC in language is to assess the level of competencies achieved by the children. As per the Official Language Act, Article 343, English gets the status of associate official language. ये आपको मैंने बता दिया कि इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है और ये आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग है। A teacher is appreciating a child for his overall language use. Though some of the words were misspelled by him. Though some of the words were misspelled by him. The teacher is using whole language approach in her class. जो टीचर है वो अप्रिशिएट कर रही है चाइल्ड के ओवरऑल लैंग्वेज यूज को, जबकि कुछ वर्ड्स जो थे बच्चे के द्वारा मिसस्पेल्ड किए गए, लेकिन यहाँ पर टीचर वो होल लैंग्वेज अप्रोच को यूज कर रही है क्लास में, यानी कि छोटी मोटी गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, बच्चे को मोटिवेट किया जाना चाहिए, उसको आगे के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच लेज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन हैबिट फॉर्मेशन। जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है उसमें किस चीज पर जोर डाला जाता है दोस्तों? हैबिट फॉर्मेशन पर जोर डाला जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इज रिलेटेड टू वर्बल इंटेलिजेंस। जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसमें लिंग्विस्टिक किससे रिलेट करती है? वर्बल इंटेलिजेंस से लिंग्विस्टिक्स रिलेट करती है। बैनिशिंग मदर टंग इन क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायरेक्ट मेथड। ये मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट मेथड है वो डिस्करेज करती है, एलिमिनेट करती है किसको? जो मदर टंग है उसको। तो यहाँ पर जो बैनिश करने का, यहाँ निकाल देने का, मदर टंग को बिल्कुल उखाड़ फेंकने का काम क्लासरूम में किसके द्वारा किया जाता है? डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग के द्वारा किया जाता है। जहाँ पर इंग्लिश सिखाई जा रही है तो इंग्लिश टू इंग्लिश कॉन्वर्सेशन होगा, इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग होगी। सीमेंटिक्स डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। सीमेंटिक्स किससे डील करती है? मीनिंग से, मीनिंग इन लैंग्वेज। कॉलोकेशन इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, दोज आर कॉमनली यूज्ड टुगेदर इन इंग्लिश। कोलोकेशन जो है वो 2 या 3 वर्ड्स का बनाया जाता है, मोस्ट कॉमनली जिनको यूज किया जाता है इंग्लिश में। कोलिक्वल डिनोट्स द वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग ऑफ फैमिलियर और इनफॉर्मल डिस्कोर्स। जो फैमिलियर और इनफॉर्मल जो डिस्कोर्स होता है यानी कि कॉन्वर्सेशन होता है, ठीक है, उसका वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग क्या कहलाता है? कोलिक्वल के रूप में जाना जाता है। विजुअल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रेफर्स टू स्पेशियल इंटेलिजेंस। Bodily theory of intelligence refers to kinesthetic intelligence. Logical theory of intelligence refers to mathematical intelligence. Linguistic theory of intelligence refers to verbal intelligence. ये जो 4 पॉइंट्स है दोस्तों, इन 4 में से एक पॉइंट निश्चित रूप से आना है, ध्यान रखना, अच्छी तरह से आप इनको तैयार कर लें। A Hindi speaking teacher gets postponed in primary school of Punjab. Since he does not know the local language of that area, he should use the child's language as a resource and start teaching as per the instruction of NCF 2005. एक हिंदी स्पीकिंग टीचर है, वो पोस्ट हो जाता है, सॉरी दोस्तों मैंने पोस्टपोन कर दिया, वहाँ पर पोस्ट हो जाता है वो, दैट वाज स्लिप ऑफ टंग। गेट पोस्टेड इन प्राइमरी स्कूल और पंजाब के प्राइमरी स्कूल में उसकी पोस्टिंग हो जाती है, उसको वहाँ की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज नहीं आती, तो उसको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? जो बच्चे की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग उसको बोलने की कोशिश करनी चाहिए, उसको रिसोर्स के रूप में उसको यूज करना चाहिए और अपनी टीचिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए, और एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ NCF 2005. While designing a working activities for a language class, a teacher should most importantly focus on choosing a topic from their surrounding. जब एक एक्टिविटी पर काम कर रहे हो लैंग्वेज क्लास में, तो टीचर को मेन फोकस किस पर करना चाहिए? जो उनके सराउंडिंग के टॉपिक्स हैं उनको लेना चाहिए।
children do not have exposure to English outside the classroom. So the teacher's proficiency in spoken English is essential because the student may listen to and process the new language before they actually communicate in it. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाहर ऐसा परिवेश माहौल नहीं मिल पाता, तो टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के साथ वो घुल मिल जाए और उस भाषा को इस तरह से उनके साथ मतलब ट्रीट करे, उसके साथ बोले, बच्चों के साथ एक ऐसा माहौल क्रिएट करे कि आगे जब वो उसको सीखें तो वो आसानी से उसको एक्चुअल रूप में ले सकें. The study of how words combines to form phrases, phrases combine to form clauses and clauses join to make sentences is known as syntax. Syntax किसको कहते हैं दोस्तों, ये आपको समझना है. तो combination of form of phrases, phrases combine to form clauses and clauses join to make sentences. English language has 26 letters, 21 consonants and 5 vowels. ये इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और जबकि 5 वॉवल्स होते हैं. और फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया 12 प्योर वॉवल्स होते हैं, 8 डिप्थोंग्स होते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज हैज 44 साउंड्स. इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स होती हैं दोस्तों. 20 वॉवल्स होते हैं, इन विच 12 आर प्योर वॉवल्स, जिनमें 12 प्योर वॉवल्स होते हैं, 8 डिप्थोंग्स होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं. अकॉर्डिंग टू NCF 2005, NCF 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश इन इंडिया इज अ ग्लोबल लैंग्वेज. इंग्लिश जो है इंडिया में वो किस रूप में देखी जाती है? ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को देखा जाता है. अ टीचर डिवाइड्स द क्लास इन स्मॉल ग्रुप्स एंड आस्क देम टू डिस्कस एंड प्रेजेंट देयर व्यूज ऑन सेव एनवायरमेंट. टीचर जो क्लास को एक स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर देती है और बच्चों से क्या कहती है कि वो डिस्कस करें और अपने व्यूज जो है वो प्रेजेंट करें किस पर? सेव एनवायरनमेंट के ऊपर. दिस अप्रोच इज कंस्ट्रक्टिव अप्रोच. जब भी ग्रुप की बात आ जाए तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है. तो ये जो अप्रोच है कैसी अप्रोच कही जाती है? ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कही जाती है. तो दोस्तों ये थी हमारी मैराथन क्लास. उम्मीद है कि आपको ये मैराथन क्लास अच्छी लगी होगी. और दोस्तों ये मैराथन क्लास ऐसी है जो आपके फ्यूचर को चेंज कर सकती है. तो आपको रुकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है और आपको आगे बढ़ते रहना है. अगर आप अपने अंदर ये सोच लेंगे ना कि मैं इस काम को कर सकता हूं या कर सकती हूं, और तो उस समय आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा. आपको डिफिकल्ट लगती होगी लैंग्वेज पेडागोजी, लेकिन जब आप इसको दिल और दिमाग से पढ़ेंगे तो ये आपके माइंड पर छप जाएगी. और अगर आपको कभी पीछे फेलियर भी मिला हो दोस्तों, हो सकता है CTET में, KVS में, NVS में पहले आपने एग्जाम दिए हो, आपको सफलता ना मिली हो, आपकी लैंग्वेज पेडागोजी कमजोर हो, तो डरना नहीं है. ऐसी जो फेलियर्स होते हैं ना लाइफ के, उनसे सीखना है. दोस्तों मेरी कुछ पंक्तियां हैं जहां पर मैंने कहा है, कदम के लड़ खड़ाने को समझना अपनी हार तू, कदम के लड़ खड़ाने को समझना अपनी हार तू, अभी तो बस आरंभ है, स्नेह से स्वीकार तू, स्नेह से स्वीकार तू, तू रुक नहीं तो झुक नहीं, तू रुक नहीं तो झुक नहीं, यहां दुख से पहले सुख नहीं, जीवन इसी का नाम है, तू ठान ले उस लक्ष्य को, जो करना तुझको काम है, जो करना तुझको काम है. तो दोस्तों अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, मेहनत कीजिए. अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपने एम को पाकर रहेंगे और निश्चित रूप से प्राप्त करके रहेंगे. अगर क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें. अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे. इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लें. साथ ही साथ जो प्ले स्टोर है वहां से हमारी ऐप डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस को भी डाउनलोड जरूर कर लें. और इसके साथ साथ आप हमारी साइट goswamiclasses.com पर भी विजिट कर सकते हैं. तो ये थी आज की क्लास और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी. और कमेंट बॉक्स में प्लीज आप रिप्लाई जरूर करना. जैसे मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप भी एक फीडबैक दें. नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जैसी भी फीडबैक हो आपको देनी है, क्योंकि अगर जो नेगेटिव होगी तो उसमें इंप्रूवमेंट किया जाएगा, उसको आगे और ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा. क्योंकि मेरा जो मेन मोटो है वो आपकी सफलता है और आपकी सफलता के लिए मेहनत तो करनी होगी ना. तो जब टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर मेहनत करते हैं तो तभी तो हमारा जो देश है वो संवरता है और एक अच्छे
राष्ट्र के निर्माता का निर्माण होता है। तो और कल के बिल्डर आप ही हैं और आपको इस देश को बदलना है, इस युग को बदलना है। तो आप अपने जो सपना है उसको साकार करके रहेंगे अगर आपके इरादे और हौसले बुलंद हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।